कहानी की शुरुआत एक बैटलफील्ड से होती है जहां पर कई सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं और उन्हीं के बीच सोल्जर ग्रे भी है। उस पर एक अटैक होता है और वो अटैक उसके सीने में एक गड्ढा कर देता है। ग्रे जमीन पर गिरता है। वो सोचता है कि इस बैटल में मैं बिना कुछ करे ही मर गया। वो अपने एनिमी लिक्विडेटर को देखता है जो कि ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसने कुछ समय पहले ही एक इंटायर कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय किया है। लिक्विडेटर से फाइट करने के लिए बेस्ट फाइटर के एक ग्रुप को तैयार किया गया था जिसमें मिलर, बेला ऑलब्राइट, जेकब ब्लूमफील्ड और स्वॉर्ड सेंट, एमी वाइट जैसे फाइटर शामिल हैं। ग्रे याद करता है कि और एक हम है सोल्जर्स जिन्हें सपोर्ट यूनिट कहा जाता है। वो उन फाइटर्स को देखते हुए कहता है कि वो सही में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे वर्ल्ड यूनियन एकेडमी से यही उम्मीद थी पर मुझे नहीं लगा था कि हमारी पावर के बीच में इतना अंतर होगा। हम जैसे सोल्जर्स के यहाँ पर होने से क्या फर्क पड़ता है। ग्रे की आंखों में आंसू है। वो याद करता है कि उसने भी कड़ी मेहनत की थी। तभी एमी वाइट लिक्विडेटर पर अटैक करके उसे डैमेज कर देती है। लिक्विडेटर अपनी ट्रू पावर को शो करता है और एक अटैक में वहां पर सबको मार देता है। ग्रे नोटिस करता है कि लिक्विडेटर हम सबसे खेल रहा था। हम इस फाइट में कभी नहीं जीत सकते। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में बहुत खून बह चुका है। अभी तक तो उसे मर जाना चाहिए था। तभी उसे आवाज सुनाई आती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरे पास आओ। ग्रे अपने आप को सुनसान सी जगह पर पाता है। वो अपने बगल में देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। इस बीन का नाम क्रोनस है। क्रोनस कहता है कि तुम मरे नहीं हो, तुम्हारी बॉडी हील हो गई है। ग्रे देखता है कि वो हील हो चुका है। वो क्रोनस से पूछता है कि क्या तुमने मुझे हील किया है। क्रोनस बताता है कि नहीं, तुम्हारी पावर ने तुम्हें हील किया है। तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है जिसे मैं अभी एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास लिक्विडेटर से ज्यादा पावर है। ग्रे कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि हम ये बैटल जीत सकते हैं। क्रोनस कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, पर हाँ मुझे लगता है कि हमें लिक्विडेटर को हराना होगा। इतने में क्रोनस उसकी बॉडी में अपना हैंड घुसेड़ते हुए कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें अपनी पावर दे रहा हूँ। ग्रे खड़ा होता है। उसकी स्वॉर्ड में से ब्लैक फ्लेम निकल रही है। ग्रे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी पावर है। क्रोनस बताता है कि नहीं, ये तुम्हारी पावर है। मेरी पावर को तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके बाद ग्रे लिक्विडेटर पर अटैक करता है। वो लिक्विडेटर को डैमेज कर देता है। वो लिक्विडेटर पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लिक्विडेटर अपनी फुल पावर का यूज करके उसे बीच में से काट देता है। वो कहता है कि तुमने अच्छी फाइट करी। वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि ग्रे हील हो गया है। ग्रे को ब्लैक फ्लेम ने कवर कर लिया है। लिक्विडेटर अपनी शील्ड बनाते हुए पूछता है कि क्या सही में तुम एक ह्यूमन हो। ग्रे उस पर अटैक करता है और उसे डैमेज कर देता है। ग्रे कहता है कि तुम अब भी जिंदा हो। वो उसके पास आते हुए कहता है कि पर इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ग्रे लिक्विडेटर पर अटैक करता है और उसे बीच में से काट देता है। लिक्विडेटर मैजिक का यूज करता है। वो कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। ग्रे नोटिस करता है कि सडनली नाइट हो गई है। वो लिक्विडेटर पर अटैक करते हुए कहता है कि तो क्या हो गया। तभी वो नोटिस करता है कि इस अटैक का लिक्विडेटर पर कोई असर नहीं हुआ। लिक्विडेटर कहता है कि इस समय मुझे कोई नहीं हरा सकता, तुम अपने ऊपर के स्टार्स को देखो। ग्रे स्टार्स को देखता है। लिक्विडेटर ने वहां से उस पर अटैक किया है। इस अटैक से ग्रे कंप्लीटली वाइप आउट हो गया है। लिक्विडेटर कहता है कि अगर तुम जल्दी खत्म हो जाओ तो तुम रिवाइव नहीं हो पाओगे, पर तभी वो अपने सामने क्रोनोस का मैजिक देखता है। क्रोनोस ने ग्रे को सेव कर लिया है। वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत पावर है ग्रे, पर अब भी मैं तुम्हें टाइम में पीछे ले जा सकता हूँ। लिक्विडेटर क्रोनोस को पहचान लेता है। वहीं क्रोनोस ग्रे से कहता है कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। अपनी फुल पावर का यूज करके मैं तुम्हें पास्ट में भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। वो ग्रे को 15 साल पीछे भेज देता है। ग्रे नोटिस करता है कि ये उसका होम टाउन रेनेडो विलेज है। ग्रे याद करता है कि उसका होम टाउन 15 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। उसे क्रोनोस की बात याद आती है कि सही में वो अपने पास्ट में आ गया है। वो उठने की कोशिश करता है, पर तभी उसे अपने हाथ के घाव के बारे में याद आता है कि इस समय उसे बेल्डर और उसके साथी बुली किया करते थे। वो सोचता है कि मैं उन्हें बीट नहीं कर सकता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मैं और हर्ट नहीं होना चाहता, मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा। पर थोड़ा सा आगे जाने पर ही वो बेल्डर और उसके साथियों से मिलता है। बेल्डर कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो उसके सामने स्वॉर्ड फेंकते हुए कहता है कि जल्दी से उठाओ और मुझसे मॉक बैटल करो। ग्रे बताता है कि मेरा हैंड अभी हील नहीं हुआ है, मैं मॉक बैटल नहीं कर सकता। बेल्डर कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये ब्लेड डल है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ग्रे उसे बताता है कि डल होने के बाद भी ये डेंजरस है। बेल्डर उस पर चिल्लाता है और फाइट करने की कहता है। वो ग्रे पर अटैक करते हुए कहता है कि कोई नहीं, तुम वेपन के बिना भी फाइट कर सकते हो। ग्रे याद करता है कि बेल्डर के इंजरी के कारण ही मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप को इम्प्रूव नहीं कर पाया।
पाया। इस इंसिडेंट से मेरे लूजर बनने की शुरुआत हुई थी। ग्रे उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसको खुद यकीन नहीं होता, वो उसके दूसरे अटैक को भी डॉज कर लेता है। वो नोटिस करता है कि बेल्डर वीक नहीं है, बल्कि मैं फास्ट हो चुका हूँ। ये देखकर बेल्डर की गैंग हैरान हो जाती है। ग्रे स्वॉर्ड उठाते हुए सोचता है कि मेरे पास्ट लाइफ की बॉडी नहीं है, पर मेरे पास बैटल सेंस है। ग्रे काउंटर अटैक करता है और उसे गिरा देता है। ग्रे याद करता है कि उसकी पास्ट लाइफ में बेल्डर ने उसे कितना बुली किया था। वो बेल्डर पर अटैक करता है। बेल्डर के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है। ग्रे उस पर अटैक करते हुए सोचता है कि चिंता मत करो, तुमने ही मुझे बताया था कि अगर ब्लेड ब्लंट है तो तुम उससे लोगों को पीट सकते हो। ग्रे अटैक करता है और बेल्डर के शोल्डर को इंजर्ड कर देता है। बेल्डर के शोल्डर से खून निकल रहा है। ग्रे को भी यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये ब्लेड तो डल था ना, अगर ये शार्प होता तो बेल्डर अभी तक मर चुका होता। वो बेल्डर पर अटैक करता है और उसके दांत तोड़ देता है। ग्रे पूछता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुमने ही तो मुझे बताया था कि डल ब्लेड से फाइट की जा सकती है। बेल्डर अपनी गैंग से कहता है कि ये तुम क्या देख रहे हो, इसे मारते क्यों नहीं। वो गैंग नर्वस है। वो सब एक साथ उस पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। ग्रे उन सब को डिफीट कर देता है। बेल्डर की गैंग अपने घुटनों पर ग्रे से माफी मांग रही है और वहीं ग्रे सोच रहा है कि मुझे इनसे कितना डर लगता था। ग्रे पूछता है कि तुम सब तो सरिया स्वॉर्डमैनशिप डोजो से हो ना। बेल्डर बताता है कि हाँ, पर हमें लगा कि हम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो हमने वहाँ जाना बंद कर दिया। ग्रे सोचता है कि तो इन्हें लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, हालांकि उस डोजो से मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, पर वो मेरे काम आ सकता है। ग्रे उन्हें उस डोजो ले जाने की कहता है। बेल्डर कहता है कि क्या तुम किसी और से नहीं पूछ सकते, अगर मास्टर को पता चला कि मैं फाइट में हार गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ग्रे अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए कहता है कि तो तुम और पिटाई खाना चाहते हो। बेल्डर ग्रे को डोजो ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वो उससे पूछता है कि पर तुम डोजो क्यों जाना चाहते हो। ग्रे बताता है कि डोजो मुझे एकेडमी के लिए रिकमेंडेड कर सकता है, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। गैंग का मेंबर कहता है कि पर तुम एकेडमी के बिना भी स्ट्रॉन्ग हो। ग्रे कहता है कि काश मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होना इनफ होता। वो याद करता है कि लिक्विडेटर को वर्ल्ड के टॉप फाइटर भी नहीं हरा पाए, यहाँ तक कि मेरे उस पावर को यूज करने के बाद भी उस पर जरा सी भी खरोच नहीं आई। मुझे नहीं पता कि उसे डिफीट करने के लिए मुझे कितना स्ट्रॉन्ग होना होगा। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं उस डार्क पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। स्वॉर्ड सेंट ने मुझे जो स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी उसकी वजह से मैं बैटल में टिक पाया। अगर मैंने सही से स्वॉर्डमैनशिप सीखी होती तो मैं उस बैटल को जीत सकता था। हो सकता है कि इसलिए ही क्रोनस ने मुझे यहाँ भेजा है। डोजो में बेल्डर और उसकी गैंग अपने मास्टर के सामने बैठी है। डोजो की मास्टर सरिया को पता चलता है कि कैसे बेल्डर और उसकी गैंग ने निहत्ते ग्रे पर वार किया और फिर भी वो हार गए। बेल्डर कहता है कि वो तो सिर्फ एक मॉक बैटल थी। सरिया एक अटैक में उसे दूर फेंक देती है। वो कहती है कि अगर वो एक मॉक बैटल थी तो तुम इसे भी मॉक बैटल कह सकते हो। तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ और कभी भी खुद को इस डोजो से एसोसिएट मत करना। बेल्डर और उसकी गैंग वहाँ से चली जाती है। सरिया ग्रे से माफी मांगती है। ग्रे कहता है कि कोई नहीं। सरिया कहती है कि तो तुम एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन चाहते हो। वो वुडन स्वॉर्ड उठाते हुए कहती है कि उसके लिए मुझे पहले तुम्हारी एबिलिटी चेक करनी होगी। वो उसको स्वॉर्ड देती है। दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। सरिया कहती है कि तुम पहले अटैक करो। ग्रे कहता है कि ठीक है। वो सरिया पर अटैक करता है। सरिया नोटिस करते है कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप उसकी एज से बहुत आगे है, मानो कि उसने कई सारी बैटल में फाइट की हो। अब समझ में आए कि बेल्डर और उसकी गैंग कैसे हारी। लगता है कि सेल्फ टॉट है, पर काफी हद तक लगता है कि इसे किसी ने सिखाया भी है। वो सोचती है कि इसमें बहुत टैलेंट है। वो सीरियस होते हुए कहती है कि चलो इस फाइट को यहीं खत्म करते हैं। वो ग्रे पर सीरियस अटैक करती है, पर ग्रे उसके अटैक को डॉज करने लगता है। वो सोचती है कि गिव अप क्यों नहीं कर रहा, मैं इसकी स्किल टेस्ट कर रही थी और लगता है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। वो सोचती है कि मुझे इस चाइल्ड से डर क्यों लग रहा है। ग्रे अटैक करता है जिससे सरिया पीछे हो जाती है। वो ग्रे के पीछे ओपनिंग देखते हुए कहती है कि तुमने अपनी वीकनेस दिखा ही दी। वो ग्रे पर वहाँ से अटैक करती है, पर तभी वो देखते है कि ग्रे के अटैक से उसकी स्वॉर्ड पहले ही टूट चुकी है। सरिया देखती है कि उसकी स्वॉर्ड दूर गिरी हुई है। वहीं ग्रे सोचता है कि ये तो सेम सेंसेशन है, इसका मतलब मेरे पास वो पावर अब भी है। तभी उसकी बॉडी पर लोड पड़ता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी उसकी पावर को नहीं संभाल पा रही। ग्रे कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो सोचता है कि मुझे बड़े ध्यान से ये पावर यूज करनी चाहिए। क्या मैं इस पावर के बारे में इसे बताऊं? नहीं, मेरा ना बताना ही ठीक होगा। अगर मैंने इसे बताया भी तो इसे मुझ पर विश्वास नहीं होगा। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वहीं सरिया नोटिस करती है कि मेरी स्वॉर्ड को ऐसे काट देना इम्पॉसिबल है और मुझे लगता है कि इसे भी ये पता होगा, पर लगता है कि इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें किंगडम के फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
एटीट्यूड में रिकमेंड कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम उस जगह के लिए नहीं बने। ग्रे खुद पर डाउट करने लगता है कि मुझे पता था, मुझ में वो बात नहीं है। दरिया कहती है कि तुम्हें वर्ल्ड यूनियन एकेडमी जाना चाहिए। ये सुनकर ग्रे के होश उड़ जाता है, क्योंकि यूनियन एकेडमी किंगडम की नहीं बल्कि वर्ल्ड की फाइनेस्ट एकेडमी है। ग्रे याद करता है कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी से ही तो स्वॉर्ड सेंट और बाकी फाइटर्स थे। दरिया बताती है कि पर इस कंडीशन में तुम उस एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप के मुकाबले बहुत कमजोर है। भला इतनी वीक बॉडी के संग तुम्हारे पास इतनी स्किल कहां से आई? ग्रे सोचता है कि उस एकेडमी में कई सारे टॉप फाइटर्स प्रोड्यूस किए हैं, इस बॉडी के संग में कम्पीट नहीं कर सकता। दरिया बताती है कि एंट्रेंस एग्जाम में अभी 9 मंथ्स बाकी है, ये ज्यादा टाइम तो नहीं है, पर तुम आने वाले 9 मंथ्स तक परेशानियों से गुजरने को तैयार हो। ग्रे कहता है कि मैं परेशानियों से गुजरना तो नहीं चाहता, पर मैं ऐसा करूंगा, प्लीज आने वाले 9 मंथ्स के लिए मुझे ट्रेन करो। दरिया कहती है कि ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग आज से ही शुरू होती है। इसके बाद ग्रे कड़ी मेहनत से ट्रेन होता है। ट्रेनिंग के 8 मंथ बाद उसकी बॉडी काफी इम्प्रूव हो गई है। दरिया कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होती है, मेरे पास तुम्हें सिखाने को कुछ नहीं है। ग्रे कहता है कि अब भी मेरे पास 1 मंथ बाकी है। दरिया उसे एग्जामिनेशन की जगह पर जल्दी जाने को कहती है, वो उसके लिए उसे कुछ पैसे भी देती है। ग्रे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा जल्दी वहाँ जा रहा हूँ, मानो कि तुम मुझे इस विलेज से बाहर निकालना चाहती हो। दरिया कहती है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ग्रे कहता है कि मैंने सुना है कि पास में ही ओगर का झुंड देखा गया है और इस विलेज में ज्यादा गार्ड्स भी नहीं है। दरिया सही में ग्रे को विलेज से बाहर निकालना चाह रही थी। वो कहती है कि हाँ, ऐसा कुछ पाया तो गया है, पर तुम्हें उससे क्या लेना, जल्द ही रॉयल कैपिटल से हेल्प आने वाली है, तो तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें अपने एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। ग्रे को पता चलता है कि दरिया झूठ कह रही है, इस विलेज के लिए कोई हेल्प नहीं आने वाली, विलेज के डिस्ट्रॉय होने से पहले मास्टर मरने वाली है। मैंने सुना था कि वो ओगर को अकेले डिफीट करने गई थी और वहाँ पर मारी गई। ग्रे कहता है ठीक है, वो उसका धन्यवाद करता है और विलेज से जाने की कहता है। कुछ समय बाद हमें ओगर का अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ पर ओगर ने कई ह्यूमंस को मारा हुआ है और वहीं पर सरिया उन्हें डिफीट करने आई है। वो ब्लड को देखते हुए कहती है कि वो सब यहीं पर होगी। तभी वो किसी की आवाज सुनती है, तो तुम कहाँ जा रही हो मास्टर? वो देखती है वहाँ पर ग्रे बैठा है। सरिया पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो एकेडमी की ओर निकले थे ना। ग्रे कहता है कि सेम सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने तो कहा था कि ओगर से फाइट करने के लिए रॉयल कैपिटल से आर्मी आने वाली है। सरिया बताते है कि मुझे पता चला है कि किसी कारण वो यहाँ नहीं आ सकते, तो मैंने खुद इनसे निपटने की सोचा, और वैसे भी मैं इन्हें हैंडल कर सकती हूँ। मुझे स्क्वाड रिपोर्ट से पता चला है कि इनका बॉस इलाइट ओगर है और यहाँ ऑलमोस्ट 40 से 50 मॉन्स्टर्स है। हाँ, इनके नंबर ज्यादा है, पर मैं इन्हें हैंडल कर सकती हूँ। ग्रे सोचता है कि लाइट ओगर खुद में तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ओगर की रियल स्ट्रेंथ उसके इंटेलिजेंस और लीडरशिप में होती है। मुझे पता है कि अगर मैंने मास्टर को अकेले फाइट करने दी तो वो इस बैटल में मारी जाएगी और उसके बाद विलेज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्रे सरिया के साथ फाइट करने की कहता है। वो कहता है कि मैं रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ, और क्या तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा? सरिया कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें मॉक बैटल में नहीं हरा पाती, पर किसी को भी नहीं पता कि रियल फाइट में क्या होने वाला है। ग्रे कहता है कि तुम अकेले जाने वाली हो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें नॉकआउट करके खुद ओगर से फाइट करने जाऊंगा। ये सुनकर सरिया कहती है कि ठीक है, पर मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस बैटल में सरवाइव करोगे। ग्रे कहता है कि मेरा यही करने का इरादा है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बैटल में ना मरो। इसके बाद वो दोनों ओगर के अड्डे पर जाते हैं। वो नोटिस करता है कि उन्होंने उस जगह पर अपना अड्डा बनाया है जहाँ से कोई भी बचकर नहीं भाग सकता। ग्रे बताता है कि मॉन्स्टर बहुत इंटेलिजेंट होता है, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। सरिया कहती है कि यहाँ पर मुझे उसका बॉस नहीं दिख रहा, हो सकता है कि वो टेंट में होगा। वो दोनों लेफ्ट और राइट साइड से अटैक करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों ओगर पर अटैक करने निकल जाते हैं। सरिया एक ओगर का सिर काटती है, बाकी ओगर से नोटिस करते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, और वहीं ग्रे भी ओगर पर अटैक कर देता है। वो दोनों एक एक करके ओगर को डिफीट करने लगते हैं। उन्होंने कई ओगर को डिफीट कर दिया है। ग्रे सरिया को अलर्ट रहने की कहता है। ग्रे सोचता है कि ये तो बहुत ही वीक है, अगर ये इतने ही वीक थे तो मास्टर इन्हें अकेले हैंडल कर सकती थी। वो टेंट की ओर देखता है, वो वहाँ पर एक ओगर को देखकर डर जाता है। वो सरिया से वहाँ से भागने की कहता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, तभी उनके ऊपर एक कूदते हुए एक इलाइट ओगर आता है। सरिया कहती है कि तो उसका बॉस आ ही गया। ग्रे बताता है कि ये बॉस नहीं है, तभी पीछे से रियल बॉस दहाड़ मारता है। इस दहाड़ से बाकी ओगर जोश में आ जाता है। सरिया नोटिस करती है कि वो बॉस इलाइट ओगर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रे बताता है कि
वहाँ पर एक ओगर जनरल है और ये जनरल इन सब का रियल बॉस है। ये सुनकर सरिया कहती है कि तुम इसे डिफीट नहीं कर सकते। वही लाइट ओगर की ओर भागते हुए कहती है कि इसे मारकर यहाँ से चलता है। वही लाइट ओगर पर अटैक करती है पर वो नोटिस करते हैं कि लाइट ओगर हील हो गया है। ग्रे बताता है कि ओगर जनरल की दहाड़ ने इनकी पावर को बढ़ा दिया है, इसीलिए जल्दी रिकवर हो रहे हैं। ग्रे आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें इन सबको डिफीट करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सरिया पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। ग्रे कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, हमें इसे डिफीट करना होगा। ग्रे ओगर जनरल की ओर जाने के लिए बाकी ओगर से फाइट कर रहा है। ओगर उस पर अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है। ओगर की पावर बढ़ चुकी है। ग्रे अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है। सरिया भी उसे अपनी एक स्पेयर स्वॉर्ड देती है। अब उसके पास 2 स्वॉर्ड है, उसे किसी भी हालत में जनरल को डिफीट करना है। ग्रे जनरल की ओर आगे बढ़ने लगता है पर ओगर उस पर भारी पड़ रहा होता है और तभी ओगर फिर से दहाड़ मारता है और ओगर स्कोर स्ट्रॉन्ग कर देता है। ग्रे सोचता है कि जनरल को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया, सही में ओगर से इंटेलिजेंट होता है। वो ओगर्स को डॉज करते हुए जनरल की ओर भाग रहा है। तभी एक ओगर ग्रे को पकड़ लेता है और वहीं दूसरा ओगर उस पर अटैक करता है। ग्रे उस अटैक से बाल बाल ही बच पाता है। तभी वो देखता है कि एक ओगर उसमें पंच मारने वाला होता है। ग्रे उस पंच को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है पर उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि वो ग्रे को दूर घुसेड़ देता है। वो नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी है, बस उसके पास एक ही स्वॉर्ड बची है। वो सोचता है कि मुझे एक स्वॉर्ड से इन सब ओगर और उसके बॉस को डिफीट करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मैं ये फाइट नहीं जीत सकता। वो सरिया को वहाँ से भागने की कहता है। सरिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ग्रे कहता है कि क्या तुम यहाँ मरने की सोच रही हो, तुम यहाँ से भागो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। सरिया कहती है कि मैं और नहीं भाग सकती, ओगर ने उसके लेग को इंजर्ड कर दिया है। एक ओगर ग्रे पर अटैक करता है। ग्रे उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचता है कि मैं लिक्विडेटर को मारने के लिए अपने पास्ट में आया और अब मैं यहाँ मरने वाला हूँ। तभी वो देखता है कि उसकी लास्ट स्वॉर्ड भी टूट गई। वो सोचता है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे उस पावर का यूज करना होगा। वो सेंसेशन को याद करता है। इसके बाद वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को डार्क फ्लेम में कवर करके उस पर अटैक करता है। सरिया ग्रे को नोटिस करती है। ग्रे कहता है कि सब ठीक है। उसके अटैक ने बाकी ओगर के साथ उसके जनरल को भी काट दिया है। सरिया लाइट ओगर के एक अटैक को ब्लॉक करती है। वो उसे काटते हुए कहती है कि जनरल की पावर के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। वो उसे काट देती है। उन्होंने सारे ओगर्स को डिफीट कर दिया। ग्रे कहता है कि हमने कर दिया पर ऐसा करने में मुझसे तुम्हारी स्वॉर्ड टूट गई। सरिया कहती है कि कोई नहीं, तुमने मेरी जान बचा ली। तभी वो देखती है कि ग्रे नीचे गिर जाता है। वो बेहोश हो गया है। ग्रे को होश आता है। वो एक डोर के सामने खड़ा है। उस डोर में उसकी पावर है। वो डार्क फ्लेम को नोटिस करके समझ जाता है कि ये तो वही पावर है। अगर मैं इस डोर को ओपन करूँ तो क्या मैं ये पावर अचीव कर सकता हूँ। वो डोर की ओर आगे बढ़ता है पर तभी वो आगे जाने से रुक जाता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस डोर को खोलता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। डोर के पीछे से आवाज आती है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया। ग्रे की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसके सामने सरिया है। उसे पता चलता है कि वो विलेज की इन्फर्मरी में है। सरिया बताती है कि तुम 5 दिन से बेहोश थे, मुझे लगा कि तुम्हें होश ही नहीं आने वाला। ग्रे कहता है कि लगता है कि मैंने खुद को ज्यादा ही पुश कर दिया, मेरी बॉडी इसको संभाल नहीं पाई। सरिया पूछते है कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है, क्या तुम मूव हो सकते हो। ग्रे मूव होने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि उसके राइट हैंड में जान नहीं बची। वो खुद से पूछता है कि मैं इसे मूव तो कर सकता हूँ पर क्या मैं इससे स्वॉर्ड पकड़ पाऊंगा। वो अपने हैंड पर डार्क फ्लेम को नोटिस करता है। सरिया उन फ्लेम्स को नहीं देख सकती। वो कहती है कि तो तुम इसे मूव नहीं कर पा रहे, मुझे लगा ही था ये आसानी से हील नहीं होने वाला, तुम्हारे हैंड की सारी बोन्स टूट गई थी। ग्रे कहता है कि क्या कहा, पर मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। सरिया बताती है कि तुम्हें ट्रीट करने के लिए हमने मैजिक पोशन का यूज किया है। ग्रे कहता है कि ये पोशन तो बहुत एक्सपेंसिव दिखाई देता है। सरिया कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, विलेज चीफ ने हमें दिया है। ग्रे कहता है कि पर चीफ ऐसा क्यों करेगा, वो तो मुझे जानता भी नहीं है। सरिया कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम इस विलेज के हीरो हो। ग्रे को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर चीफ आता है। ग्रे मैजिक पोशन के लिए उसका धन्यवाद करता है। विलेज चीफ कहता है कि हमें तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, तुमने ओगर जनरल को मारकर हम सब की जान बचाई है। अगर तुम ऐसा ना करते तो वो सब हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देते। अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं होते तो ये विलेज बच नहीं पाता। ग्रे याद करता है कि चीफ सही कह रहा है, मेरी पास्ट लाइफ में ओगर ने इस विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चीफ कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले हो। तभी ग्रे को याद आता है कि वो एग्जाम के 1 वीक पहले ओगर से फाइट करने गया था और 5 दिन से वो बेहोश पड़ा है। मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही दिन है। यूनियन अकेडमी तक जाने को नॉर्मली 3 दिन
दिन लगते हैं, पर अगर मुझे हॉर्स मिल जाए तो मैं वहाँ तक एक दिन में पहुँच सकता हूँ। वो कहता है कि क्या मुझे एक हॉर्स मिल सकता है? स्टीव कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे, मैंने पहले से ही इस विलेज का बेस्ट हॉर्स प्रिपेयर किया हुआ है, उसकी मदद से तुम जल्द ही यूनियन अकेडमी पहुँच जाओगे। दरिया कहती है कि अगर तुम्हें आज होश नहीं आता तो हम तुम्हें बेहोश ही वहाँ पर ले जाते। ग्रे इन्फर्मरी से बाहर आता है, वो देखता है कि विलेजर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि ग्रे अकेडमी में एडमिट हो जाएगा। वो विलेज को सेव करने के लिए उसका धन्यवाद कर रहे हैं। विलेजर्स ग्रे को उसकी फी के लिए मनी भी देते हैं। ग्रे सबका धन्यवाद करता है। ग्रे कहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं यहाँ वापस नहीं आ पाऊंगा। दरिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम फेल नहीं होने वाले। यूनियन अकेडमी का कोई भी एप्लीकेंट ओगर जनरल को डिफीट नहीं कर सकता। ग्रे बताता है कि पर मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा। दरिया कहती है कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड तो काम कर रहा है ना, तुम्हें उस पावर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रे कहता है कि पर एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला, मैं खास से उसे पास नहीं कर सकता। दरिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारी एबिलिटी को पहचान लेगी, तुम पक्का एग्जाम को पास कर लोगे। ग्रे सरिया का धन्यवाद करता है। वो याद करता है कि मेरी पास्ट लाइफ में ये विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था, पर अब ये एग्जिस्ट करता है। ये वर्ल्ड चेंज हो गया है, मेरी पावर के साथ मैं फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ। वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद फाइनली वो समय पर यूनियन अकेडमी पहुँच जाता है। वहाँ पर कई सारे एप्लीकेंट्स एंट्री ले रहे हैं। ग्रे एग्जाम में आ गया है। अनाउंसमेंट होती है कि जल्द ही एप्लीकेंट्स को एग्जाम टिकट दी जाएगी। वहाँ पर कई सारे एप्लीकेंट्स हैं। एप्लीकेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि हर साल अलग अलग एप्लीकेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं। किसी साल 50 एप्लीकेंट्स और किसी साल सिर्फ एक एप्लीकेंट ही सिलेक्ट हो पाता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर एरियल आती है। वो एक चुटकी मारती है और एप्लीकेंट्स के सामने उनकी एग्जाम टिकट्स आ जाती है। ग्रे नोटिस करता है कि उसकी टिकट पर सिर्फ एग्जाम नंबर और उसका कोर्स लिखा है। एरियल बताती है कि तुम्हारी टिकट पर एग्जाम नंबर और कोर्स लिखा है। हर साल ऐसे ही सिलेक्शन किया जाता है। यूनियन वर्ल्ड अकेडमी किसी को भी जेंडर, स्टेटस, नेशनैलिटी और यहाँ तक कि तुम्हारे नाम पर जज नहीं करती। सिर्फ जो एग्जाम को पास करके ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ तक आ पाएंगे उनको ही अपना नाम बताने का अधिकार है। ग्रे नोटिस करता है कि उसके कोर्स में फेंसिंग है, मतलब उसे डुएल करनी होगी। एरियल कहती है कि मैंने तुम्हें देखकर तुम्हारा कोर्स असाइन किया है, अगर कोर्स सिलेक्शन में मुझसे गलती हुई तो तुम अपना हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हो। एप्लीकेंट्स को यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ एरियल ने उन्हें देखकर उनका कोर्स सिलेक्ट किया है। उन्हें डाउट है, उन्हें लग रहा है कि अकेडमी ने उनका बैकग्राउंड चेक किया है और या फिर माइंड रीडिंग मैजिक से उनके कोर्स के बारे में पता लगाया है। एरियल कहती है कि लगता है कि सबको सही कोर्स असाइन हुआ है, तुम एग्जाम की टाइमिंग के लिए अपनी टिकट चेक कर सकते हो। ग्रे देखता है कि उसका एग्जाम नेक्स्ट डे है। उसे उम्मीद थी कि उसे हैंड हील करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एरियल बताती है कि वन शॉट प्रैक्टिकल एग्जाम है, अगर तुम लेट होते हो तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और हम एग्जाम की टाइमिंग को भी चेंज नहीं करने वाले। ग्रे सोचता है कि मेरा राइट हैंड जरा सा भी हील नहीं हुआ है, मुझे उम्मीद है कि ये कल तक थोड़ा हील हो जाएगा। अगले दिन भी उसका हैंड बिल्कुल हील नहीं होता। वो सोचता है कि मुझे इस हैंड के संग एग्जाम को क्लियर करना होगा। उसे बताया जाता है कि अगला नंबर उसी का है। वो सोचता है कि मुझे नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, मेरा लेफ्ट आर्म सही काम कर रहा है और मैं अपने राइट हैंड को थोड़ा बहुत तो मूव कर सकता हूँ। मुझे एग्जामिनर्स के मूव पर ध्यान देना चाहिए। वो उनकी फाइट देखने लगता है। एग्जामिनर और एप्लीकेंट की फाइट शुरू होती है। एप्लीकेंट के हाथ में बहुत बड़ी स्वॉर्ड है, पर एग्जामिनर उसे इजीली ब्लॉक कर लेता है और यही नहीं, एग्जामिनर एप्लीकेंट को डिफीट कर देता है। ये देखकर ग्रे सोचता है कि मैं तो गया काम से, अगला नंबर ग्रे का है। एग्जामिनर कहता है कि तुम पहले अटैक कर सकते हो। ग्रे सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके सामने टिक भी सकता हूँ, पर जो मुझसे हो सकता है वो मैं करूंगा। एग्जामिनर की ओर भागने लगता है। उसे याद आता है कि सरिया ने उसे बताया था कि स्वॉर्ड को मूव करते हुए उससे हैंड की ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी की फोर्स लगानी होती है। वो सोचता है कि अगर मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मैं अपनी बॉडी का फोर्स लगाऊंगा। वो एग्जामिनर पर अटैक करता है, पर एग्जामिनर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। एग्जामिनर ग्रे पर अटैक करता है। ग्रे नोटिस करता है कि एग्जामिनर की स्वॉर्ड बहुत स्लो है, वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सकता है, पर एग्जामिनर के अटैक में पावर है। ग्रे सोचता है कि अगर मैं स्वॉर्डमैनशिप पर ध्यान दूं तो इसकी पावर को ओवरकम कर सकता हूँ। वो एग्जामिनर पर अटैक करने लगता है। वो नोटिस करता है कि एग्जामिनर सही में स्लो है। उसे अपनी मास्टर सीरिया की याद आती है, जिसने उससे कहा था कि वो इस एग्जाम को डेफिनेटली पास कर लेगा। वो खुद से कहता है कि लगता है कि मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूँ। ग्रे सोचता है कि मैंने एग्जामिन की स्वॉर्डमैनशिप तो देख ली है, हम दोनों की पावर में बहुत डिफरेंस है, मैं उसकी फॉर्म को ब्रेक नहीं कर सकता और मेरे लिए एक हाथ से जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। पर उसकी मूवमेंट्स पहले से रफ हो गई है। वह एग्जामिनर को अपने पास आने
देता है। एग्जामिनर उस पर अटैक करता है। ग्रे ने अपनी ओपनिंग बना ली है। वो एग्जामिनर के पीछे जाता है और उस पर अटैक करता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि रुक जाओ। ग्रे सोचता है कि क्या मैच खत्म हो गया, पर मैंने तो इसे डिफीट किया ही नहीं। इंस्ट्रक्टर बताता है कि डुएल की टाइम लिमिट एंड हो चुकी है, ये मैच ड्रॉ होता है। ग्रे सोचता है कि तो मैं एग्जाम में फेल हो गया। वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अगले साल तक मेरा आर्म हील हो जाएगा, तब मैं फिर से एग्जाम दे सकता हूँ। वो उसका धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। एग्जाम प्रोसेस 1 वीक तक चलती है। 1 वीक के बाद वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के प्रोफेसर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। हेडमास्टर बाकी प्रोफेसर से पूछता है कि इस साल के कैंडिडेट्स के लिए तुम्हारे क्या विचार है। प्रोफेसर कहता है कि हम थक चुके हैं, हर एक कैंडिडेट को ऑब्जर्व करना बहुत थका देने वाला काम है। नेक्स्ट ईयर हमें वर्कलोड को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रोफेसर कहता है कि अपने वर्कलोड को कम करने के लिए हम कैंडिडेट्स में टैलेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। हेडमास्टर कहता है कि मैंने तुमसे कैंडिडेट्स के बारे में पूछा है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं। तो चलो शॉर्टमैनशिप कोर्स से शुरू करते हैं। एक प्रोफेसर कहता है कि जिन कैंडिडेट्स ने एग्जामिनर को डिफीट किया है वो पास हुए हैं। बचे हुए कैंडिडेट्स को हम उनकी स्किल पर जज कर रहे हैं कि वो कितनी अच्छी तरह एग्जामिनर से फाइट कर पाए हैं। ऐसे सिर्फ 6 ही कैंडिडेट्स है जो एग्जामिनर को बीट नहीं कर पाए, पर उन्होंने अच्छी फाइट की है। एक प्रोफेसर कहता है कि अगर हम उन्हें ज्वाइन भी करने दे तो वो बाकी स्टूडेंट्स के संग नहीं चल पाएंगे। वो उन स्टूडेंट्स को फेल करने की सोचता है। हेडमास्टर कहता है कि तो ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया। तभी प्रोफेसर एरियल पूछती है कि कैंडिडेट नंबर 513 का क्या? वो ग्रे का नंबर है। प्रोफेसर ग्रे की फाइट को देखता है। एक प्रोफेसर कहता है कि वो अंत में जीतने ही वाला था, पर उसे जीतने के लिए एक ओपनिंग की जरूरत पड़ी। उसकी टेक्निक ठीक ठीक थी, पर उसमें पावर नहीं है। मुझे लगता है कि शुरुआत से ही ये मैच वन साइडेड था। सारे प्रोफेसर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वहीं एरियल सोचती है कि सबने इसकी फाइट देखी, पर किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया। अगर हर कोई इतना अंधा है तो हो सकता है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज करना पड़े। अगले दिन रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है। ग्रे को पता चलता है कि सिर्फ 6 कैंडिडेट्स ही पास हुए हैं। धीरे धीरे पास हुए कैंडिडेट्स की टिकट जलने लगती है। ग्रे देखता है कि वो फेल हो गया है। अनाउंसमेंट होती है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एंड ऑफ द डे तक एनरोलमेंट प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रे सोचता है कि लगता है कि मैं फेल हो गया। तभी अनाउंसमेंट होती है कि डिवाइन एंड स्पेशल एडमिशन की बारी है। ग्रे का कार्ड जलता है। वो सोचता है कि क्या मैं पास हो गया हूँ। स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि तो ये इस साल भी डिवाइन आई एडमिशन कर रहे हैं। ग्रे सोचता है कि ऐसा कुछ मैं पहली बार सुन रहा हूँ। स्टूडेंट्स बात करते हैं कि एकेडमी का सही में स्टैंडर्ड गिर गया है, ये तो एक बैकडोर प्रोसेस है। वही ग्रे सोचता है कि मेरा तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, कहीं मास्टर ने तो ऐसा नहीं किया। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन कहता है कि डिवाइन एंड स्पेशल एडमिशन के बारे में तुम ऐसा मत सोचो, एक ऐसी कैटेगरी है जिसने कई सालों में महान टैलेंट प्रोड्यूस करे हैं। ग्रे को पता चलता है कि एमी वाइट, बेला और ब्राइट, रिक मुलर और जेकब ब्लूमफील्ड भी डिवाइन आइड कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स बात करते हैं कि वो सारे के सारे फेलियर्स हैं। वहीं ग्रे उनको याद करते हुए सोचता है कि लिक्विडेटर से फाइट करते टाइम वो सब फ्रंट लाइन पर थे, पर अब मैं भी उनकी कैटेगरी में हूँ। अगले दिन एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होने वाली है। स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म चेंज करने को कहा जाता है। स्टूडेंट्स मेन ऑफिस के सामने प्लाजा में असेंबल हो रहे हैं, पर स्टूडेंट्स देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तब एक इंस्ट्रक्टर वहाँ आकर माफी मांगता है। वो कहता है कि हम थोड़े लेट हो गए। वो स्टूडेंट से जगह बनाने को कहता है। इसके बाद वो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके बिल्डिंग को समन करता है। स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ पर बैठ सकते हो। स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैजिक से इतनी बड़ी बिल्डिंग को टेलीपोर्ट किया जा सकता है। वहीं ग्रे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि तो यह है वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की पावर। वो देखता है कि 2 स्टूडेंट आपस में सीट को लेकर बात कर रहे हैं कि सारे कोर्सेज में से सिर्फ 30 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर इतनी सारी सीटें क्या कर रही है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे वर्ल्ड यूनियन एकेडमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड के कोने कोने से बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं। जरा ऊपर देखो। वह स्टूडेंट ऊपर देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर कई सारी एयरशिप है। ग्रे नोटिस करता है कि ये तो वैसी मैजिक एयरशिप है जिसमें लिक्विडेटर से फाइट करने के लिए मुझे भेजा गया था। मैंने सुना है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरशिप में से एक है। क्या सही में ये एंट्रेंस सेरेमनी के लिए इनका यूज कर रहे हैं? उस एयरशिप में बाकी स्टूडेंट प्लाजा को ज्वाइन करते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है कि तो चलो एंट्रेंस सेरेमनी को शुरू करते हैं। सेरेमनी शुरू होती है। हेडमास्टर स्पीच दे रहा है और वहीं ग्रे बोर हो रहा है। इसके बाद हर एक कोर्स के बेस्ट स्टूडेंट को बुलाया जाता है। स्वॉर्डमैनशिप कोर्स में से लियोनहार्ड को बुलाया जाता है। स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि उसने एग्जामिनर को कुछ सेकंड्स में हरा दिया था। ऐसा मानना है कि वो स्वॉर्डमैनशिप में प्रोफेसर को भी
भी टक्कर दे सकता है। लियोनहार्ड पूछता है कि क्या मैं फ्रीली यहाँ पर अपनी बात रख सकता हूँ। इंस्ट्रक्टर कहता है कि क्यों नहीं। लियोनहार्ड कहता है कि ठीक है, मुझे एकेडमी से एक कंप्लेंट है। वो कहता है कि हम सब स्टूडेंट मेहनत करके सही तरीके से इस एकेडमी में एंटर हुए हैं और हमारे बीच में एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो कि इस एकेडमी को डिजर्व नहीं करता। क्यों, सही कहा ना, डिवाइन एंड प्रोफेसर एरियल। ये सुनकर एरियल हैरान हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट ने एग्जाम को पास किया है, हालांकि वो तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें निकाल दे। और ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। लियोनहार्ड कहता है कि मैं उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो सही तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उस बैकडोर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे डिवाइन एंड स्पेशल एडमिशन के कारण यहाँ आए हैं। लियोनहार्ड कहता है कि जो भी स्टूडेंट डिवाइन या स्पेशल मेथड से यहाँ आया है वो सामने आए, उसे अपनी यूनिफॉर्म को लौटाकर यहाँ से चला जाना चाहिए। ये सुनकर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और वहीं ग्रे सोचता है कि ये इतना गुस्से में क्यों है। अच्छा हुआ कि ये मेरे बारे में नहीं जानता, अगर मैं खुद के बारे में बताऊं ही ना तो मैं बच सकता हूँ। एरियल कहती है कि इस साल के स्टूडेंट्स में कुछ ज्यादा ही जोश है। लियोन कहता है कि मैं सीरियस हूँ, बैकडोर मेथड से स्टूडेंट्स को लाना बंद करो। तभी एरियल लियोन के पीछे आते हुए कहती है कि तो तुम्हें लग रहा है कि तुम उस स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अपने पीछे एरियल को देखकर लियोन घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या कहा, ऑफ कोर्स मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एरियल कहती है कि तो कैसा रहेगा कि हम एक शर्त लगाए, एक शर्त तुम्हारे और मेरी जॉब और स्टूडेंट्स की एडमिशन पर। ग्रे कंफ्यूज है। वहीं लियोन पूछता है कि क्या तुम मुझे स्पेशल स्टूडेंट से फाइट करने को कह रही हो। एरियल कहती है कि मैं ऐसा बोरिंग काम नहीं करूंगी और वैसे भी अगर उसने तुमसे फुल पावर में फाइट करी तो तुम मर जाओगे। लियोन गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे उकसा रही हो। एरियल कहती है कि मैं सीरियस हूँ, क्यों ना हम मॉन्स्टर की शर्त रखे और वैसे भी तुम मॉन्स्टर को डिफीट करने में ज्यादा बेटर हो। लियोन कहता है कि तो तुम्हें पता है शर्त क्या है। एरियल कहती है कि शर्त सिंपल है, बस तुम्हें मेरे पिक किए हुए मॉन्स्टर्स को डिफीट करना है। हर एक राउंड में मॉन्स्टर का लेवल बढ़ता चला जाएगा और जो भी अपने मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा। अगर स्पेशल स्टूडेंट हारता है तो मैं अपने प्रोफेसर की पोजीशन को छोड़ दूंगी और यही नहीं, मेरे सारे स्पेशल स्टूडेंट भी यहाँ से एक्सपेल हो जाएंगे। पर अगर तुम हारते हो तो जो भी मैं कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। बताओ क्या तुम रेडी हो। लियोन कहता है कि पहले मुझे मॉन्स्टर के बारे में बताओ, हालांकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी भी मॉन्स्टर को हैंडल कर सकता हूँ। एरियल कहती है कि तो ओगर जनरल कैसा रहेगा, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है। ये सुनकर स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और वहीं ग्रे सोचता है कि एरियल ने ओगर जनरल को ही क्यों चुना। लियोन कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, ओगर मॉन्स्टर को कोई भी ऐसे ही नहीं मार सकता। एरियल कहती है कि मैं तुम्हें उसे अभी डिफीट करने को नहीं कह रही हूँ, क्यों ना एक साल बाद तुम ट्राई करो। लियोन कहता है कि अगर कोई एक साल की ट्रेनिंग से डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर को डिफीट कर सकता तो लोगों को इतना सफर नहीं करना पड़ता। ये टारगेट रियलिस्टिक नहीं है। वो कहता है कि कहीं तुमने मॉन्स्टर इसलिए तो चूज नहीं किया कि हम दोनों में से इसे कोई भी डिफीट ना कर पाए और कोई भी विनर ना बन पाए। एरियल कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अगर स्पेशल स्टूडेंट और तुम दोनों ही अगर जनरल को मारने में फेल हो जाते हो तो तुम्हें विनर माना जाएगा और मैं और मेरे स्पेशल स्टूडेंट इस एकेडमी को छोड़ देगी। तो बताओ ये डील कैसी है। ये सुनकर लियोन हैरान है। वो कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं। एरियल कहती है कि तुम शर्त को एक्सेप्ट करते हो। वो मैजिक कॉन्ट्रैक्ट को समन करते हुए कहती है कि मैंने बाकी की कंडीशन मैजिक कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इसे साइन कर सकते हो। लियोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। वो कहता है कि तुम्हें सीरियसली लग रहा है कि स्पेशल स्टूडेंट सही में ये शर्त जीत सकता है। एरियल अपनी सीट की ओर जाते हुए कहती है कि किसे पता। एरियल की कंडीशन सुनकर प्रोफेसर तक हैरान है। उसे लग रहा है कि एकेडमी को छोड़ने का उसने अच्छा तरीका ढूंढा है। वहीं ग्रे सोचता है कि तो उन्होंने शर्त लगा ली, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो उसे पता हो कि मैंने ओवर जनरल को डिफीट किया है। इसके बाद ग्रे की मैजिक क्लास शुरू होती है। प्रोफेसर बेसिक से शुरू करता है। वो उन्हें मैजिक यूटिलाइज करना सिखा रहा है। वो बताता है कि हम सब के अंदर एक इनविजिबल एनर्जी है जिसे ईथर कहा जाता है। वहीं ग्रे सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं क्लास में पीछे ना छूट जाऊं, पर लगता है कि इजी होने वाला है क्योंकि मैंने सेम एक्सप्लेनेशन बूट कैंप में भी सुनी है। वो लियोन की ओर देखते हुए सोचता है कि हम दोनों सेम ही क्लास में हैं। प्लीज इसे कभी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं ही वो स्पेशल स्टूडेंट हूँ। तभी प्रोफेसर ग्रे को कहता है कि तुम तो बोर नजर आ रहे हो, लेक्चर शुरू भी नहीं हुआ और तुम इधर उधर देख रहे हो। ग्रे प्रोफेसर से माफी मांगता है। प्रोफेसर कहता है कि अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो पूरी क्लास को क्यों नहीं दिखाते, मुझे लगता है कि तुम्हें बेसिक मैजिक तो यूज करना आता ही होगा। ग्रे कहता है कि हम सब स्वॉर्डमैनशिप कोर्स में है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं मैजिक यूज भी ना कर सकूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोफेसर बताता है कि मानो कि तुम्हें फाइट में स्वॉर्ड यूज करनी है, पर मैं इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए तुम्हें बेसिक मैजिक आना चाहिए। ग्रे सोचता है कि इसके एक्सप्लेनेशन
एनिमेशन सेम बूट कैंप जैसी है, इसका मतलब ये मुझे सेम स्पेल परफॉर्म करने को कहेगा। वो कहता है कि कहीं तुम मुझे ईथर बुलेट को स्पेल करने को तो नहीं कहने वाले। प्रोफेसर कहता है कि तो तुम्हें पहले ही पता है। ग्रे राहत की सांस लेता है क्योंकि बूट कैंप ने उसने इसे पहले ही मास्टर कर लिया है। प्रोफेसर कहता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो उसे लियोन से मैच करने को कहता है। लियोन कहता है कि मुझे मैजिक और स्वॉर्ड दोनों आता है, पर उसका मुझसे बैटल करना सही होगा। प्रोफेसर कहता है कि तुम दोनों में कितना भी स्किल का गैप हो, बस हम ईथर बुलेट का ही यूज कर रहे हैं। और वैसे भी जिस स्टूडेंट से तुम फाइट करने वाले हो वो एक स्पेशल स्टूडेंट है। सारे स्टूडेंट को पता चल जाता है कि ग्रे ही स्पेशल स्टूडेंट है। वहीं ग्रे सोचता है कि प्रोफेसर ने सारा भांडा फोड़ दिया। लियोन कहता है कि तो ऐसी बात है, मुझे इसे सही से समझाना होगा कि इस एकेडमी में रहना कौन डिजर्व करता है। आ जाओ हो जाए एक मैच। वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ग्रे सोचता है कि मैं कुछ ही दिनों तक बूट कैंप में रहा था। फाइट शुरू होती है और दोनों ईथर बुलेट को परफॉर्म करते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर शूट करते हैं, पर लियोन की ईथर बुलेट बहुत छोटी और वहीं ग्रे की ईथर बुलेट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और यही नहीं, ग्रे की ईथर बुलेट सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट है। ये देखकर वो दोनों हैरान हैं। लियोन की ईथर बुलेट डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब ग्रे की ईथर बुलेट लियोन को हिट करने वाली है। प्रोफेसर ग्रे की ईथर बुलेट रोकने के लिए शील्ड को प्रिपेयर करता है, पर वो देखता है कि वो शील्ड भी टूट जाती है। इससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि लियोन इससे दूर गिर जाता है। प्रोफेसर कार्लोस लियोन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लियोन कहता है कि मैं ठीक हूँ। प्रोफेसर सोचता है कि अगर मैंने शील्ड का यूज नहीं किया होता तो लियोन की जान भी जा सकती थी। यहाँ तक कि हम प्रोफेसर में से कोई भी इस तरह की ईथर बुलेट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। प्रोफेसर ग्रे से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया? वहीं ग्रे सोचता है कि लियोन का अटैक बहुत वीक था, लगता है कि मैंने कोई और स्पेल का यूज कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं जो ईथर बुलेट मैंने बूट कैंप में सीखी थी वो एकेडमी की ईथर बुलेट से अलग हो। वो प्रोफेसर से पूछता है कि कहीं मैंने रॉन्ग स्पेल का यूज तो नहीं किया। प्रोफेसर बताता है कि नहीं, स्पेल ठीक था, पर तुम्हारे स्पेल की क्वालिटी बहुत डिफरेंट थी। तुमने नॉर्मल ईथर बुलेट का यूज नहीं किया, तुमने सुपर कंप्रेस ईथर बुलेट का यूज किया। स्टूडेंट्स को कंप्रेस्ड ईथर के बारे में कुछ पता नहीं होता। प्रोफेसर बताता है कि यहाँ तक कि हम प्रोफेसर भी इस पावर को सही से यूज नहीं कर पाते। इस एकेडमी में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे जैसा स्पेल यूज कर सके। स्टूडेंट्स बात करते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी ईथर बुलेट देखी है। तो डिवाइन आइड एडमिशन का ये मतलब था, पर इसे तो मैजिक कोर्स में होना चाहिए था। वहीं ग्रे सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, बूट कैंप में तो सबको यही स्पेल सिखाया गया था और इस स्पेल में मैं ही सबसे वीक था। ग्रे कहता है कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे, अगर सही से प्रैक्टिस की जाए तो कोई भी इसे परफॉर्म कर सकता है। ये सुनकर प्रोफेसर जोर जोर की हंसने लगता है। वो कहता है कि कैसा रहेगा कि तुम मैजिक कोर्स में चले जाओ, मैं तुम्हें खुद रिकमेंड करूंगा, तुम मैजिक में बहुत टैलेंटेड हो। ग्रे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे बताया गया था कि मैं मैजिक में बेकार हूँ। प्रोफेसर कहता है कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे, इस एज में तुम कंप्रेस ईथर का यूज कर रहे हो, तुम एक जीनियस हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। मुझे नहीं पता कि किस बेवकूफ ने कहा कि तुम मैजिक में वीक हो। क्या तुम सही में मैजिक कोर्स में नहीं जाना चाहते? अगर तुम मैजिक कोर्स में नहीं गए तो ये वर्ल्ड के लिए एक लॉस होगा। यही नहीं, मैजिक कोर्स सिलेक्ट ना करके तुम मैजिक के संग क्राइम कर रहे हो। ग्रे हंसने लगता है, पर तभी वो सोचता है कि क्या कहा मैंने, ईथर कंप्रेस टेक्निक का यूज किया है, लगता है कि मैंने ये कहीं सुना है। वो अपने पास्ट लाइफ की क्लास याद करता है। यहाँ पर उसे सोर्सरर बेला और ब्लाइट बताती है कि पास्ट में लोगों को ओडी के बारे में नहीं पता था। ये एक तरह की लाइफ फोर्स है और इसके बिना मैजिक को कास्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हें अपनी बॉडी में कंटिन्यूअसली माना को कंप्रेस करना पड़ता है। ग्रे पूछता है कि प्रोफेसर तुम्हें ओडी के बारे में पता है? प्रोफेसर को ओडी के बारे में कुछ नहीं पता। ग्रे उसके रिएक्शन से समझ जाता है कि इस वर्ल्ड को अभी ओडी के बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब मुझे जो बूट कैंप में सिखाया गया था वो फ्यूचर की नॉलेज है। प्रोफेसर पूछता है कि तो क्या तुम मैजिक कोर्स में जाना चाहोगे? ग्रे कहता है कि मुझे माफ करना पर मुझे स्वॉर्ड ज्यादा पसंद है, हालांकि मैं तुम्हारे ऑफर का सम्मान करता हूँ। प्रोफेसर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम्हारा मन हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मैजिक कोर्स के लिए रिकमेंड कर दूंगा, तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ सकते हो, अगर तुम इधर उधर देखोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, और वैसे भी ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत बेसिक है, तुम क्लास से बाहर भी जा सकते हो। स्टूडेंट्स ग्रे से इम्प्रेस्ड हो गए हैं। यही नहीं, लियोन भी ग्रे से इम्प्रेस्ड हो गया है। इसके बाद ग्रे को प्रोफेसर एरियल का लेक्चर मिलता है। वो सोचता है कि एरियल मुझे क्यों बुला रही है, कहीं ये प्रोफेसर कार्लोस के कारण तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मुझे मैजिक कोर्स के लिए रिकमेंड कर रही हो। वो डोर नॉक करता है, उसे आवाज आती है कि डोर ओपन है, तुम अंदर आ सकते हो। वो अंदर आता है, तभी उस पर स्वॉर्ड से अटैक होता है। ग्रे अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसे ब्लॉक करता है। उस पर बेला और ब्राइट ने अटैक किया है। ग्रे सोचता है कि मेरी बॉडी ने खुद ही रिएक्ट कर दिया, पर इसने मुझे अटैक
अटैक क्यों किया। तभी वो बेला और ब्राइट को देखता है। वो सोचता है कि मैंने इसे पहले कहीं तो देखा है। एरियल कहती है कि नॉट बैड, मैं जानती थी कि मेरी आंखों ने सही देखा है। प्रोफेसर बात करता है कि बेला, तुमने पूरी कोशिश करी थी ना, कहीं एरियल ने तुम्हें होल्ड बैक करने को तो नहीं कहा था। दूसरा प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे मूवमेंट्स फ्लॉलेस थे, पर किसी ने सोचा था कि एक ब्लो में तुम्हारे हैंड से स्वॉर्ड भी टूट जाएगी। ग्रे सोचता है तो सही में बेला और ब्राइट है, इसी ने मुझे बूट कैंप में ओडी के बारे में बताया था। एरियल प्रोफेसर से कहती है कि क्या तुम सही में ये पूछ रहे हो? अगर तुम ये भी नहीं बता सकते तो तुम्हें प्रोफेसर की जॉब से क्विट कर देना चाहिए। प्रोफेसर एरियल को मनी देते हुए कहता है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम एडमिट करते हैं। ग्रे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? एरियल बताती है कि हमने शर्त लगाई थी कि तुम बेला के अटैक डिफेंड कर पाओगे या नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने कुछ पैसे कमा लिए, ये लो तुम्हारे इनाम। ग्रे देखता है कि ये गोल्ड कॉइन है जिसकी बहुत कीमत है। प्रोफेसर एरियल से कहता है कि तुमने सही कहा था, उसने जानबूझकर अपना राइट हैंड यूज नहीं किया, मानो कि जैसे वो इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। लगता है कि इंजरी के कारण हुआ है और ये एक डीपर इंजरी है। ग्रे कहता है कि मैं हैरान हूँ कि इतना सब कुछ तुम सिर्फ देखकर बता सकते हो। प्रोफेसर कहता है कि अगर हम ऐसा भी ना कर सके तो हम खुद को प्रोफेसर कैसे कह सकते हैं। हालांकि प्रोफेसर एरियल ने एग्जाम के टाइम इसे नोटिस किया था। एरियल कहती है कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, ये मेरा स्टूडेंट है। प्रोफेसर जाते हुए कहता है कि इस लड़के में पोटेंशियल तो है, अगर ये इंजरी हील नहीं हुई तो इसका मतलब यही होगा कि तुम एग्जाम में एक एग्जामिनर को भी डिफीट नहीं कर पाए। प्रोफेसर एरियल कहती है कि अब यहाँ हम ही हैं, तो क्यों ना हम मैजिक के बारे में बात करें। मैंने सुना है कि तुमने सुपर कंप्रेस्ड ईथर का यूज किया है। प्रोफेसर कार्लोस ने मुझे ये बताया, वो चाहता है कि तुम मैजिक कोर्स में चले जाओ, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हें मैजिक से ज्यादा शॉर्ट सूट करेगी, और वैसे भी तुम्हें देखने में लगता है कि तुम मैजिक कंप्रेशन में ज्यादा अच्छे भी नहीं हो, ना ही तुमने इसकी प्रैक्टिस की है। ग्रे नोटिस करता है कि एरियल ने सिर्फ देखकर उसके बारे में इतना बता दिया है, लगता है कि मुझे इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहता है कि तुमने सही कहा। एरियल पूछते है कि क्या तुम बता सकते हो कि तुमने क्या ट्रिक यूज की है? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे और ज्यादा नहीं पूछूंगी, और हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी। इस लड़की के लिए मुझे ये जानना होगा। ग्रे कहता है कि बेला के लिए, पर क्यों? एरियल बताती है कि ये लड़की मैजिक थ्योरी में जीनियस है, पर ये उसे सही से यूज नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों ये ईथर कंप्रेशन टेक्निक को भी सही से यूज नहीं कर पाती, और इसलिए सुपर कंप्रेस्ड ईथर भी क्रिएट नहीं कर सकती। ग्रे सोचता है कि मैंने सुना तो था कि बेला और ब्राइट एक लेट ब्लूमर है, तो ये रीजन है। एरियल बताती है कि मैंने प्रोफेसर कार्लोस से सुना कि जब तुमने ईथर को कंप्रेस्ड किया तो लगा ही नहीं कि तुम ईथर को कंप्रेस्ड कर रहे हो। अगर ईथर कंप्रेसिंग के बिना भी सुपर कंप्रेस्ड ईथर को यूज किया जा सकता है तो बेला को प्रोफेसर ब्रैडली के पास नहीं जाना होगा। ब्रैडली का नाम सुनकर ग्रे चौंक जाता है। वो कहता है कि कहीं तुम्हारा मतलब प्रोफेसर वैरन ब्रैडली से तो नहीं? वो याद करता है कि वो बहुत इनफेमस है, उसने ह्यूमंस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। यही नहीं, उसने कई सारे मैजिक डिजास्टर भी क्रिएट किए हैं, और इसी कारण बहुत हजारों की संख्या में लोग मारे गए। वो हिस्ट्री का वर्स्ट क्रिमिनल है। क्या अभी उसे पकड़ा नहीं गया है? एरियल बताती है कि अगर बेला इस ईयर के एंड तक सुपर कंप्रेस्ड ईथर को यूज नहीं कर पाई तो उसे सर्जरी के लिए प्रोफेसर ब्रैडली के पास जाना होगा। ग्रे कहता है कि ये तो बेकार आइडिया है। एरियल कहती है कि तुमने सही कहा, ये एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन है, अभी इसे पब्लिक नहीं किया गया है, पर रूमर्स ये है कि इसके कारण कई लोग मारे जा चुके हैं। बेला कहती है कि ये बहुत खतरनाक है, पर अगर मैंने सुपर कंप्रेस्ड ईथर का यूज नहीं किया तो मुझे एकेडमी छोड़नी होगी। एरियल कहती है कि ब्रैडली के पास जाने से अच्छा है मैं चाहूंगी कि तुम ये एकेडमी छोड़ दो। वहीं ग्रे सोचता है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, अगर मैं ये इन्हें बताता हूँ तो मैं फ्यूचर को चेंज कर दूंगा। वो लिक्विडेटर से हुई फाइट याद करता है। वो याद करता है कि फ्यूचर पहले ही तबाह होने वाला है। वो सोचता है कि क्यों नहीं, फ्यूचर को चेंज करना ही ठीक होगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सुपर कंप्रेस्ड ईथर को कैसे यूज करता है। इसके बाद वो अरीना में एरियल और बेला को अपनी नॉलेज के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे मैजिक की इतनी ही नॉलेज है, वादे के मुताबिक तुम दोनों ही किसी को भी मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सिखाया है। एरियल कहती है कि चिंता मत करो, हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया है। बेला बताती है कि अगर हम मैजिक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हैं तो हम मर जाएंगे। ग्रे पूछता है तो इस थ्योरी पर तुम्हारे क्या विचार है? एरियल कहती है कि मैं तो ओडी के बारे में ही सुनकर हैरान थी, पर उसके बाद जो तुम्हें नॉलेज बताई वो तो मेरी सोच से भी परे थी। बेला कहती है कि मानो कि मैं आज से 100 साल आगे की नॉलेज रिसीव कर रही हूँ। वहीं ग्रे सोचता है कि ये नॉलेज तुमने ही मुझे आज से 10 साल बाद दी थी। एरियल बेला से पूछते है कि तुम्हें क्या लगता है ग्रे ने जो
जो भी कहा वो सच है। बेला कहती है कि मुझे इसकी थ्योरी सही लगती है, ये थ्योरी आज के मैजिक से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती और वैसे भी इसका पता लगाने के लिए हमें टेस्ट करना चाहिए। बेला एक स्पेल को दिखाते हुए कहती है कि जो भी तुमने कहा वो सच है, तो ये स्पेल काम करना चाहिए। वो स्पेल को कास्ट करते हुए कहती है कि ये मेरी फुल पावर है। ग्रे सोचता है कि मैंने सुना था कि अपनी फुल पावर पर बेला पूरी सिटी को जला सकती है, हालांकि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। बेला थ्योरी को यूज करती है, वहाँ पर बहुत ज्यादा आग निकलती है। ग्रे देखकर डर जाता है, मानो कि वो आग की चपेट में आ गया हो। ग्रे नोटिस करता है कि ये बहुत ज्यादा पावर है, अगर उसने सही समय पर इसे कंट्रोल नहीं किया होता तो मैं मर चुका होता। बेला कहती है कि मैंने कर दिया, मैंने इसे कंट्रोल कर लिया, उसने फायर से ड्रैगन जनरेट कर लिया है। वो कहती है कि ये तो बहुत फन है, पर तभी वो ईथर खत्म होने की वजह से बेहोश हो जाती है। ग्रे बेला को पकड़ता है। एरियल कहती है कि तुम चिंता मत करो, ईथर खत्म होने के कारण बेला सो गई है, उसने इतने कम समय में इतने बड़े स्केल पर मैजिक परफॉर्म किया, बेला सही में अमेजिंग है। बेला अपनी स्लीप में कहती है कि मैं अमेजिंग नहीं बल्कि ये थ्योरी अमेजिंग है, अब मैं सुपर कंप्रेस्ड ईथर को क्रिएट कर सकती हूँ। वहीं ग्रे मन में कहता है कि ये तुम्हारी थ्योरी है। एरियल कहती है कि अब बेला को सर्जरी के लिए ब्रैडली के पास नहीं जाना होगा, मैं ब्रैडली को खुद इसके बारे में बताऊंगी। मैं खुश हूँ कि, और मैं खुश इसलिए भी हूँ कि उसने अपने मैजिक को कंट्रोल कर लिया। ग्रे कहता है कि क्या कहा। एरियल समझती है कि ब्रैडली की सर्जरी मैजिकल आउटपुट को बढ़ा देती है और इसके कारण यूजर अपने कंट्रोल पर से फोकस खो देता है। ग्रे सोचता है कि तो ये रीजन था, मेरे पास में बेला अपनी पावर को सर्जरी के कारण कंट्रोल नहीं कर पाती थी। एरियल ग्रे का धन्यवाद करती है, वो कहती है कि तुमने अपनी साइड से कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की मेरी बारी है, सबसे पहले तुम मुझे अपना राइट हैंड दिखाओ, मैं इस पर अपना मैजिक यूज करना चाहती हूँ। एरियल अपने मैजिक से ग्रे के हैंड को हील करने लगती है। वो कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। ग्रे अपने हैंड को मूव करता है, वो देखता है कि वो उसे आसानी से मूव कर पा रहा है। वो प्रोफेसर एरियल का धन्यवाद करता है, वो बताता है कि यहाँ तक कि हीलिंग पोशन भी इसे क्योर नहीं कर पाया था। एरियल कहती है कि तुम अपनी स्वॉर्ड का यूज करके दिखाओ, क्या तुम्हारा हैंड पहले जैसा हील हो पाया है या नहीं। ग्रे अपनी स्वॉर्ड से स्विंग करता है, इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से कई सारी स्विंग करता है। वो कहता है कि मैं इसे पहले जैसा मूव नहीं कर पा रहा हूँ। एरियल कहती है कि मुझे लगा ही था, मैंने तुम्हारे नर्व्स को हील कर दिया, पर मैं तुम्हारी सोल को हील नहीं कर सकती। ग्रे कहता है क्या कहा, मेरी सोल। एरियल कहती है कि तुमने सही सुना, अब ये मैजिक ने सोल का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं किया है, पर मुझे सोल के एग्जिस्टेंस पर बिलीव है, क्योंकि मैं इसे खुद अपनी आंखों से देख सकती हूँ। तुम्हारी सोल हील हो रही है, अगर तुम खुद पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हो तो ये खुद ब खुद हील हो जाएगी। ग्रे पूछता है कि तो क्या मुझे स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। एरियल कहती है कि नहीं, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप एक सोल को हार्म पहुंचा सकती है। हालांकि मैं एक ऐसी स्वॉर्डमैनशिप को जानती हूँ जो सोल को यूज करके स्वॉर्ड को मूव करती है, एमी वाइट, तुम्हें उसके बारे में पता है ना। ग्रे एमी वाइट का नाम सुनकर चौंक जाता है, वो सोचता है कि मैं स्वॉर्ड सेंट का नाम यहाँ क्यों सुन रहा हूँ, इस समय तो हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। एरियल कहती है कि क्या मैं गलत कह रही हूँ, इस तरह से तुम अपनी स्वॉर्ड मूव करते हो, मुझे लगता है कि तुमने अपनी स्वॉर्डमैनशिप एमी वाइट से सीखी है, पर वो एमी वाइट से थोड़ी अलग है, लगता है कि तुम्हारा मास्टर एमी वाइट से भी ज्यादा स्किल्ड रहा है, और कुछ सालों बाद एमी भी तुम्हारे मास्टर के लेवल पर आ जाएगी। ग्रे सोचता है कि इसे ये भी पता है, मुझे इस बात को यहीं काटना होगा। वो कहता है कि मैंने अपने होम टाउन के डोजो से स्वॉर्डमैनशिप सीखी है, क्या स्वॉर्ड से सोल को डैमेज किया जा सकता है। एरियल कहती है कि एक ऑर्डिनरी स्वॉर्डमैन तो नहीं कर सकता, और वैसे भी ऑर्डिनरी स्वॉर्डमैन सिर्फ एक स्लैश से ऑगर जनरल को तो डिफीट नहीं कर सकता, ऑगर जनरल नहीं, उसके साथ साथ बाकी ऑगर्स और ट्रीज को भी तुमने स्लैश कर दिया। ग्रे कहता है कि तुम्हें पता है। एरियल कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुम्हारी वजह से मैं शर्त भी जीत गई, मैंने उस बैटलफील्ड के रिमेन्स देखे थे, यहाँ तक कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड क्लीनिंग मैजिक भी ऐसा स्लैश नहीं कर सकता, तुमने अपने अंदर की मिस्टीरियस पावर का यूज किया है। ग्रे पूछता है कि क्या तुम उसे देख सकती हो। एरियल कहती है कि क्यों नहीं, मैं देख सकती हूँ कि चिन डोर से तुम्हारी पावर लीक हो रही है। ग्रे चिन डोर को याद करता है, वो सोचता है कि कोई गैस करके डोर का पता नहीं लगा सकता, मतलब ये सही में डोर को देख सकती है। एरियल बताती है कि मैंने तुम जैसी पावर को पहले भी देखा है, हालांकि वो पावर तुमसे अलग है, फिर भी तुम्हारी वाइफ सिमिलर है। ग्रे कहता है कि क्या कहा, मेरे जैसी पावर औरों के पास भी है। एरियल कहती है कि और मैं पक्का नहीं कह सकती कि वो ह्यूमन है, उसको लिक्विडेटर के नाम से जाना जाता है। ग्रे उसका नाम सुनकर हैरान हो जाता है। एरियल कहती है कि तो तुमने उसके बारे में सुना है। वहीं ग्रे सोचता है कि इस टाइम पीरियड में
किसी को भी लिक्विडेटर के बारे में कैसे पता? एरियल कहती है कि तो तुमने उसके बारे में सुना है, मुझे लगा ही था तुम्हारे पास फ्यूचर थ्योरी की नॉलेज है। ग्रे सोचता है कि मेरी नॉलेज को देखकर ये समझ गई कि ये फ्यूचर की है। एरियल पूछती है कि तुम्हें लिक्विडेटर के बारे में क्या पता है? ग्रे कहता है कि इतना कि वो ह्यूमैनिटी के लिए एक डेंजरस थ्रेट है, उसे यहाँ आने से स्टॉप करना होगा और अगर वो यहाँ आ जाता है तो हमें उसे किसी भी तरह से जान से मारना होगा। एरियल कहती है कि तुम तो बहुत एक्सट्रीम चले गए। हाँ, मैं अग्री करती हूँ कि वो डेंजरस है, पर ब्रैडली अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहता है। ग्रे पूछता है कि पर ब्रैडली का लिक्विडेटर से क्या लेना? एरियल बताती है कि ब्रैडली लिक्विडेटर को समन करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर ग्रे शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि लिक्विडेटर मैन मेड है, किसी ने भी इसकी बात नहीं करी। तो मुझे अब समझ में आया कि अकेडमी को कैसे पता चला कि लिक्विडेटर कहाँ अपीयर होने वाला है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि लिक्विडेटर को समन करने के पीछे अकेडमी का ही हाथ है? ग्रे कहता है कि उस एक्सपेरिमेंट को अभी के अभी स्टॉप करना होगा। एरियल उससे एग्री करती है। वो बताती है कि ब्रैडली मेरे जैसा एक प्रोफेसर है और मेरे पास उसे शट डाउन करने की अथॉरिटी नहीं है। मैंने हायर अप्स से इसकी बात करी थी पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। ग्रे पूछता है कि हायर अप्स कौन है? एरियल उसे हायर अप्स के बारे में बताने से मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आते हम उसके एक्सपेरिमेंट को नहीं रोक सकते। ग्रे सोचता है कि लगता है कि अकेडमी की लीडरशिप बहुत पेचीदा है। वो सोचता है कि प्रोफेसर एक क्रिमिनल है। लास्ट वर्ल्ड में ब्रैडली के एक्सपेरिमेंट से हजारों से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वो कहता है कि मुझे पता है कि ब्रैडली अपने लीगल एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट करता है। अगर हम उसे रंगे हाथों पकड़ ले तो हम उसे रोक सकते हैं। एरियल कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। बिना परमिशन के दूसरे प्रोफेसर की रिसर्च फैसिलिटी में घुसना एक सीरियस क्राइम है। अगर हमें वहाँ पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो ब्रैडली नहीं बल्कि हम बंद हो गए। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास उसके क्राइम के प्रूफ है? ग्रे कुछ नहीं कहता। एरियल कहती है कि अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो हम सही समय का इंतजार करेंगे। ग्रे सोचता है कि एरियल को पता है कि ब्रैडली डेंजरस है, फिर भी सिस्टम के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही। वो कहता है कि मैं समझ गया। एरियल कहते है कि चलो तुम्हारी पावर के बारे में बात करते हैं। क्या तुम उसे कंट्रोल नहीं करना चाहते? ग्रे पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? एरियल बताती है कि अकेडमी में हमारे पास एक ऐसा प्रोफेसर है जो अननोन मैजिकल फोर्स से डील करने के लिए जाने जाता है। तुमने हीथकोट लॉन्गफेलो का नाम तो सुना ही होगा। हीथकोट का नाम सुनकर ग्रे शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि वो तो स्वॉर्ड सेंट का टीचर है। एरियल उसके लिए हीथकोट के प्राइवेट क्लास के अग्रीमेंट करती है। ग्रे सोचता है कि मैं इस अकेडमी में आया ही इसलिए था ताकि मैं अपनी पावर को कंट्रोल करूं, पर मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी पता लगा लूंगा। अगले दिन से ग्रे हीथकोट के संग प्रैक्टिस करने लगता है। वो दोनों रनिंग कर रहे हैं। ग्रे सोचता है कि मैं हीथकोट से ट्रेनिंग ले रहा हूँ पर हम भाग क्यों रहे हैं? हीथकोट कहता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम्हें वो ध्यान अपनी स्पीड को बढ़ाने में लगाना चाहिए। भागते रहो जब तक तुम अपनी लिमिट पर ना आ जाओ। जब तक तुम्हारे में हल्का सा भी स्टेमिना है हम स्वॉर्ड को टच नहीं करने वाले। ग्रे उसके मेथड पर डाउट करता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ भाग रहा हूँ और वहाँ ब्रैडली अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है। क्या मुझे सही में ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए? एक वीक बाद वो एरियल से मिलता है। एरियल पूछते है कि हीथकोट के संग तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ये बताता है कि ज्यादातर तो हम रनिंग ही करते हैं। रनिंग के बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट ड्रिल पर फोकस किया जाता है। हालांकि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो महसूस कर रहा हूँ। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति एरियल को लेटर देने आया है। एरियल उस लेटर को पढ़कर हैरान हो जाती है। ग्रे पूछता है कि इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है? वो ग्रे को लेटर दिखाती है। वो ब्रैडली का लेटर है जिसमें ब्रैडली ने लिखा है कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि बेला ने सुपर कंप्रेस्ड ईथर क्रिएट कर लिया है, पर ध्यान से एग्जामिन करने के बाद मुझे पता चला कि उसने ईथर को कंप्रेस नहीं किया है और इसलिए उसकी नई एबिलिटी को हम सुपर कंप्रेस्ड ईथर नहीं कह सकते और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अब भी वैलिड है। हमें सर्जरी के संग आगे बढ़ना होगा। ग्रे कहता है कि ये तो पागलपन है। एरियल कहती है कि लगता है कि ब्रैडली बेला की सर्जरी कराने पर तुला है जबकि बेला को सर्जरी की जरूरत भी नहीं है। ग्रे पूछता है कि क्या बेला सर्जरी की मना नहीं कर सकती? एरियल बताती है कि जब तक ब्रैडली कुछ कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। ये तो बेला सर्जरी करवाए और या फिर अकेडमी को छोड़ दे। एरियल कहती है कि ग्रे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बताओ मुझे कि ब्रैडली की लैब कहाँ है। अगर हमने ये साबित कर दिया कि वो क्रिमिनल है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ग्रे कहता है कि तुमने तो कहा था कि मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। एरियल कहती है कि हम प्रूफ ढूंढ लेंगे, मुझे तुम पर विश्वास है। नहीं, मुझे तुम पर शुरू से ही विश्वास था। मेरी आंखें मुझे बता रही है कि तुम शुरू से ही सच बोल रहे थे, बस मुझे तुम्हारे सच को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग गया। तो बताओ मुझे, हम उसका पर्दाफाश कर देंगे। ग्रे बताता
है कि टोरवल माउंटेन के पास की लैब में लीगल रिसर्च कर रहे हैं। एरियल कहती है कि मुझे याद है कि उसे वहाँ पर रिसर्च के लिए एक लैब दी गई थी। ग्रे पूछता है कि क्या वो अनऑथराइज्ड लैब में अपने लीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एरियल कहती है कि उससे अच्छी जगह उसे नहीं मिलने वाली, कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। और यही नहीं, वहाँ पर अकेडमी का कोई और प्रोफेसर भी उसे इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर हमें उसके क्राइम का प्रूफ मिल गया तो हम पर कोई चार्जेस नहीं लगेगी। तभी वहाँ पर बेला आती है। वो लेटर दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये लेटर रिसीव हुआ है। एरियल बेला से कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो। बेला पूछती है कि क्या तुम मेरी खातिर प्रोफेसर बैडली से फाइट करने वाली हो, और वो भी अकेले। एरियल कहती है कि मैं अकेले काफी हूँ। ये सुनकर ग्रे कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। इसके बाद बेला कहती है कि मैं भी, ये मेरी प्रॉब्लम है। एरियल बताती है कि ब्रैडली एक अकेडमी प्रोफेसर है, माना कि वो एक सरफिरा है जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करता है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो पता नहीं वो तुम्हारे संग क्या करेगा। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकती। ग्रे कहता है कि और इसलिए तुम्हें मुझे लेकर चलना चाहिए। अगर मैंने वो पावर यूज करी जो मैंने ओगर जनरल को मारने में करी थी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और वैसे भी अगर तुम डिसअपीयर हो गई तो एज अ डिवाइन एडमिशन मैं भी अकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाऊंगा। प्लीज कम से कम हमें अपना फेट डिसाइड करने दो। एरियल उन दोनों को देखती है। वो कहती है कि लगता है कि अगर मैंने तुम्हें मना भी किया तो फिर भी तुम दोनों वहाँ आ जाओगे। अगर ये बात है तो मैं तुम दोनों को एक कंडीशन पर अपने साथ ले जा सकती हूँ। कुछ भी हो जाए तुम खुद को प्रायोरिटी देना, समझ में आया? ग्रे और बेला सिर हिलाकर हाँ करते हैं। इसके बाद वो माउंटेन्स के पास वाली ब्रैडली की लैब पर पहुंच जाते हैं। बेला पूछती है कि क्या सही में ब्रैडली यहाँ पर अपने लीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एरियल बताती है कि और हम यहाँ पर सबूत ढूंढने आए हैं। ग्रे कहता है कि हाँ, यही वो जगह है। बेला कहती है कि अगर तुम कहते हो तो मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, पर क्या हम आसानी से सबूत को इकट्ठा कर पाएंगे? एरियल बताती है कि इस समय ब्रैडली मैजिक सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। एंड्रस पर उसने जाल बिछाया होगा, हमें वॉल में गड्ढा करके अंदर जाना चाहिए। बेला पूछती है कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। एरियल कहती है कि ऐसा करना एक क्राइम से कम नहीं है, पर हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। बेला कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे संग चलूंगी, पर क्या तुम्हारा मेरे लिए ये सब करना ठीक है? ग्रे कहता है कि ये सब हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, हमें वर्ल्ड के भले के लिए इसके एक्सपेरिमेंट को रोकना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हजारों लोगों को सैक्रिफाइस होना होगा और आगे चलकर पूरा वर्ल्ड खतरे में आ जाएगा। बेला पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? एरियल बताती है कि ग्रे ने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल दिया, पर हमें ब्रैडली को रोकना होगा। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डाल रहे। इसके बाद वो 3 लैब की ओर बढ़ते हैं। एरियल अपने मैजिक से अटैक करके लैब की दीवार में गड्ढा करती है। ग्रे लैब में घुसता है और जो वो देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर कई सारे ह्यूमंस हैं जिन पर ब्रैडली ने एक्सपेरिमेंट किया है। एरियल बताती है लगता है कि हमें प्रूफ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। बेला कहती है कि यहाँ पर तो कई सारी बॉडीज है। एरियल कहती है कि मैं देखकर बता सकती हूँ कि यहाँ पर सब के सब 14 फॉरबिडन स्पेल का यूज किया गया है। ये एक सीरियस ऑफेंस है। तभी वो बीच में एक सर्कल नोटिस करता है जहाँ पर कैंडल जल रही है। वो एक ऑल्टर जैसा लग रहा है। बेला कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम प्रूफ के संग यहाँ से निकल जाए और या फिर इन लोगों को यहाँ से बचाए? ग्रे कहता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। अगर हमने यहाँ ज्यादा देर करी तो ब्रैडली यहाँ पर आ सकता है। तभी ग्रे किसी की आवाज सुनता है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? वहाँ पर ब्रैडली खड़ा है। एरियल पूछते है कि तुम्हारे कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? ग्रे सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ब्रैडली बताता है कि मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए अपने डबल को भेज दिया था, मुझे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना है। जरा वहाँ देखो, मैंने हाल ही में कुछ फ्रेश मटेरियल इकट्ठा किया है। वहाँ पर कई सारे ह्यूमंस की डेड बॉडीज है। ब्रैडली कहता है कि लगता है कि मुझे प्लान को चेंज करना होगा, और वैसे भी मुझे एवरेज लोगों से ज्यादा पोटेंशियल वाला मटेरियल चाहिए था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला, पर मुझे पक्का पता है कि तुम किसी को भी इसके बारे में बताकर यहाँ पर नहीं आए होगे। मानो कि तुम अचानक से मिस हो जाओ, कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। एरियल कहती है कि क्या तुम हमें अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करने की सोच रहे हो? ब्रैडली कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सैक्रिफाइस मैजिक को इम्प्रूव करने में काम आएगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तभी उस पे एक फायर अटैक होता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। एरियल बेला को देखती है कि उसने अटैक किया है। वो दोनों देखते हैं कि ब्रैडली ने खुद को बचा लिया। ब्रैडली कहता है कि मजा ही आ गया। डिवाइन आइड एरियल, तुम में कुछ बात तो है। तुम्हारे सिलेक्ट किए गए स्टूडेंट एक्सेप्शनल होते हैं। लगता है कि मुझे तुम्हारे बाकी स्टूडेंट्स पर भी नजर रखनी चाहिए, और मैं तुमसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुमने एक प्रोफेसर को मारने की कोशिश की। बेला बताती है कि मरने से
अच्छा है कि मैं तुम्हें मार दूं, पर लगता है कि मैंने अपना चांस मिस कर दिया। एरियल कहती है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमें एविडेंस मिल गया है, आगे का काम एकेडमी कर लेगी। पर तो भी ब्रैडली उन पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे। एरियल अपने मैजिक से उसके अटैक को ब्लॉक करती है। ब्रैडली कहता है कि तुम्हारा मैजिक कुछ काम नहीं आने वाला, मैंने अपनी रिसर्च से इस फ्लेम ग्लटनी को जनरेट किया है, ये फायर डिफेंसिव मैजिक को भी खा सकती है। एरियल देखती है कि उसका डिफेंसिव मैजिक ब्रेक हो रहा है, वो अपनी आई की पावर का यूज करके दूसरा डिफेंसिव मैजिक करती है, पर ब्रैडली की ग्लटनी फ्लेम उस मैजिक को भी खाने लगती है। एरियल बेला को स्पेल मेमोरी देते हुए कहती है कि ग्रे और तुम इसे हेडकॉर्ड को दे देना, इसे देखकर हीट को समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। पर बेला ऐसा ना करते हुए मैजिक शील्ड को जनरेट करती है। एरियल कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी यहाँ से चली जाओ। बेला कहती है कि तुम्हारा बैरियर टूट रहा है, मुझे हेल्प करने दो। एरियल याद दिलाती है कि तुमने मुझसे यहाँ आने से पहले मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम खुद को प्रायोरिटी दोगे। ब्रैडली का मैजिक अननेचुरल है, डिफेंस मैजिक इस पर काम नहीं आने वाला। एरियल का बैरियर टूटता है, पर वो देखती है कि बेला के डिफेंस मैजिक ने ब्रैडली के अटैक को रोक लिया है। बेला बताती है कि मेरा स्पेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये डिफरेंट डिफेंस मैजिक है। ब्रैडली चिल्लाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सिर्फ मुझे ही ग्लटनी फ्लेम के काउंटर का सीक्रेट पता है, तुमने इसे कैसे किया। बेला बताती है कि रिसेंटली किसी ने मुझे नई थ्योरी बताई है, उस थ्योरी से इस स्पेल को कास्ट करना बहुत इजी है। ब्रैडली चिल्लाता है कि उस धोखेबाज का नाम बताओ, किसने तुम्हें इसके बारे में बताया। बेला कहती है कि तो तुम ये जानना चाहते हो, और ये एक सीक्रेट है। यहाँ पर वो स्वॉर्डमैनशिप कोर्स में से एक स्टूडेंट है, वो ग्रे को याद करती है जिसने उसे वो थ्योरी बताई थी। ब्रैडली कहता है कि तो तुम मुझे नहीं बताने वाली, तो ठीक है। वो क्रिस्टल को तोड़ते हुए अपने फ्लेम की पावर को बढ़ाता है, वो कहता है कि मैं तुम सबको जला दूंगा। ग्लटनी फ्लेम ने उसके पूरे बैरियर को निगल लिया है। ग्रे बेला से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बेला बताती है कि ये बैरियर हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, पर ब्रैडली कहता है कि पर तुम अपना माना खो रही हो, तुम अपने माने के संग इस बैरियर को एक और मिनट तक कास्ट कर सकती हो। बेला एरियल को अटैक करने को कहती है। एरियल अपनी पावर से एक वीक स्पॉट का पता लगाकर ब्रैडली पर अटैक करती है, पर उसका अटैक ब्रैडली तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ग्रे नोटिस करता है कि एरियल का ऑफेंसिव मैजिक सारे प्रोफेसर में से सबसे वीकेस्ट मैजिक है, और ऊपर से ये फ्लेम उसके मैजिक को एब्जॉर्ब कर रही है। बेला कहती है कि अब हम क्या करें, मेरा माना खत्म हो रहा है। एरियल कहती है कि तभी मैंने तुम्हें यहाँ से भाग जाने को कहा था। ग्रे कहता है कि आगे का तुम मुझ पर छोड़ दो। बेला कहती है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारी स्वॉर्ड उस तक नहीं पहुंचेगी। ग्रे कहता है कि ये पहुंच जाएगी, मैं जानता हूँ। एरियल कहती है कि अगर तुमने वो पावर यूज करी तो तुम मर भी सकते हो, और अगर तुम बच भी गए तो हो सकता है कि तुम कभी अपने हैंड यूज ना कर पाओ। ग्रे कहता है कि हम सबके मरने से अच्छा होगा सिर्फ मैं अकेला ही मरूं। वो पावर को यूज करता है, इस अटैक से वो ब्रैडली का सिर काट देता है। बेला ये देखकर हैरान है, ब्रैडली का सिर जमीन पर गिरता है। एरियल कहती है कि मैं पहली बार ये पावर देख रही हूँ। वो देखती है कि ब्रैडली के सिर के साथ साथ ग्रे ने उसकी लैब को भी काट दिया है। तभी बेला नोटिस करती है कि उसके ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं। एरियल अपनी पावर से उन पत्थर को रोकती है। वो ग्रे से पूछती है कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है। ग्रे बताता है कि मेरे हाथ में दर्द है और ये नम भी हो गया है, पर मैं इसे अब भी मूव कर सकता हूँ। एरियल कहती है कि लगता है कि ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा है। ग्रे याद करता है कि जब मैंने विलेज में पावर यूज करी थी तो मैं 4 दिन तक होश में नहीं आ पाया था, पर जरा अब देखो सिर्फ मेरे हाथ में दर्द है, लगता है कि उसकी ट्रेनिंग ने मेरी बहुत हेल्प की है। एरियल कहती है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें वो पावर यूज करनी पड़ी। वो नर्वस होते हुए कहती है कि कुछ समय के लिए तुम इस पावर को यूज मत करना, मानो कि उसने ग्रे के इंजर्ड सोल को देखा हो। ग्रे समझ जाता है, वो उसकी बात में हामी भरता है। बेला उससे इस अटैक के बारे में पूछती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे अटैक में ईथर को सेंस नहीं किया, मानो कि तुमने मैजिक को यूज ही ना किया हो। एरियल बेला को इसके बारे में आगे बात करने से मना करती है। वो कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, और अगर तुम किसी को इसके बारे में बताना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी इस मेमोरी को मिटाना होगा। बेला कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, हम मैजिक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एरियल मैजिक कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करती है। ग्रे कहता है कि अब हम क्या करें, मुझे लगता है कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, लगता है कि इन पर स्लीप मैजिक का यूज किया गया है। एरियल कहती है कि ये खतरे में नहीं है, पर हमें इन्हें जल्द से जल्द मैजिकल फैसिलिटी में भेजना होगा। वो अपने मैजिक से उन्हें प्रोटेक्ट करती है। वो कहती है कि चलो हमें आगे इन्वेस्टिगेट करना
करना चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वहाँ तक मुझे इलीगल एक्सपेरिमेंट ही दिखाई दे रहे हैं। इन सब को मैजिकल क्रिस्टल प्रोड्यूस करने और या फिर मैजिकल एबिलिटी को यूज करने के लिए बनाया जा रहा था। हालांकि मुझे ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं दिख रहा जो लिक्विडेटर से रिलेटेड हो। कहीं उसे दूसरी फैसिलिटी में तो कंडक्ट नहीं किया जा रहा। ये सोचता है कि यही वो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग मरे थे। भला क्रिस्टल के प्रोडक्शन ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे पास में मुझे पता चला था कि ग्राउंड के अंदर से स्मेल आ रही थी। वो एरियल से कहता है कि हो सकता है कि अंडरग्राउंड में एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। एरियल अपनी पावर से अंडरग्राउंड चेक करती है। उसे बड़ी मुश्किल से हिडन पैसेज दिखता है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन मैजिक को देख सकती हूँ। वो सोचता है कि इसे सिर्फ टेलीपोर्टेशन मैजिक से एक्सेस किया जा सकता है। इसे देखने में लगता है कि लोकेशन 300 मीटर डाउन स्टेयर है। वो शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन का यूज करती है। इसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि वो एक अजीब से स्पेस में आ गए हैं। एरियल कहती है कि किसने सोचा था कि यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस होगा। बेला बताती है कि मैं वहाँ से बहुत सारी ईथर को महसूस कर सकती हूँ, स्पेशली उस जगह से। एरियल कहती है कि सिर्फ ईथर ही नहीं, वहाँ पर एक स्पेशल पावर भी लीक हो रही है जो कि मैजिक से बिल्कुल अलग है। ग्रे कहता है कि कहीं ये पावर वही तो नहीं। एरियल बताती है कि लिक्विडेटर की पावर है। वो उस रूम में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक डोर दिखाई देता है। एरियल बताती है कि ये पावर इस डोर में से ही आ रही है, पर यहाँ पर लिक्विडेटर का पता नहीं चल रहा। बेला पूछती है कि क्या हमारा ऐसा छेड़छाड़ करना ठीक है? एरियल कहती है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, इस डोर में कोई पावर नहीं है। ये तो यहाँ पर सिर्फ रिचुअल के लिए रखा गया है। पावर डोर में नहीं बल्कि ये यहाँ पर लगी हुई मैजिक रिंग्स में है, तभी मैजिक रिंग्स एक्टिवेट होती है। ग्रे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? कहीं तुम लिक्विडेटर को तो समन नहीं कर रही? बेला कहती है कि ये मैजिक बहुत डेंजरस है, हमें इसे शट डाउन कर देना चाहिए। एरियल कहती है कि मुझे लगता है कि स्टार्टअप लिक्विडेटर को समन नहीं कर सकता। तभी वो देखता है कि डोर के सामने एक स्पेस ओपन हुआ है और वो रिंग से पावर खींच रहा है। एरियल कहती है कि मैं सही थी, ये रिंग लिक्विडेटर को बुलाने के लिए नहीं है, ये यहाँ पर गैप को क्रिएट करके उनकी पावर खींचते हैं। ये ह्यूमंस की सोल से क्रिस्टल बना रहा है। उन लोगों को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा था। बेला कहती है कि पर पावर पाने के लिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? एरियल बताती है कि ब्रैडली ने फाइट में ब्लैक फ्लेम और क्रिस्टल का यूज किया। ये सब उसने ऐसे ही अचीव किया है। इससे सिर्फ ब्लैक फ्लेम ही नहीं बल्कि पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है। ग्रे नोटिस करता है कि क्रैक डिसअपीयर हो चुका है। वो कहता है कि तो ब्रैडली सही में लिक्विडेटर को नहीं बुला रहा था। एरियल बताती है कि हो सकता है कि वो उसे बुलाने के लिए अभी काबिल ही ना हो। लगता है कि ये रिंग्स अपनी फुल पावर पर यूज हो रही है। बेला कहती है कि ये रिंग्स बहुत कीमती लगती है, मैंने किसी भी इक्विपमेंट को इतना हाई आउटपुट देते हुए नहीं देखा। एरियल कहती है कि सही कहा, इस एक रिंग की कीमत नेशन के बजट के बराबर है। यहाँ पर 8 रिंग्स है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। बेला गुस्सा करती है कि क्या ये डसगर एम्पायर है? एरियल कहती है कि नहीं, मानो कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है पर उनके पास इन्हें बनाने का मटेरियल नहीं है। एरियल कहती है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक एम्पायर के मैजिक से भी ज्यादा मैजिक रखती हो। ग्रे कहता है कि ये सब यूनियन वर्ल्ड अकेडमी ने किया है। क्यों? सही कहा ना? ये सुनकर बेला हैरान है। एरियल कहती है कि सही कहा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा बजट सपोर्ट नहीं कर सकती। बेला कहती है कि वर्ल्ड यूनियन अकेडमी को तो वर्ल्ड को सेव करना चाहिए। एरियल कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा। ग्रे कहता है कि पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी अकेडमी हमारी एनिमी है, उनमें से कुछ लोग अब भी हमारी साइड होगी। वो याद करता है कि उसकी पास्ट लाइफ में अकेडमी की टॉप फोर्स वर्ल्ड को सेव कर रही थी। एरियल कहती है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द अकेडमी ह्यूमैनिटी को सेव करने का काम करेगी और ऐसे एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट भी नहीं करेगी। और अकेडमी के पास कई सारे रिसर्चर्स और फैसिलिटीज है और जो भी ब्रैडली को सपोर्ट कर रहा था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है, कोई अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकता। बेला कहती है कि इसका मतलब तो हम अकेडमी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। एरियल कहती है कि मैं तो अकेडमी को कई समय से जानती हूँ, तुम अकेडमी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनको लगता है कि वो सब ह्यूमैनिटी के भले के लिए कर रहे हैं। जो भी इस एक्सपेरिमेंट के पीछे है उसने सबको कन्विंस कर लिया होगा कि ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट गुड के लिए है। ग्रे पूछता है कि क्या हम इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा सकते? एरियल बताती है कि यहाँ पर कोई भी कॉमन डिवाइस और मैजिक रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से किसी का भी पता नहीं चल सकता। इसके बाद वो एरिया ब्लास्ट होने लगता है। एरियल कहती है कि लगता है कि उन्होंने एविडेंस इरेजिंग मैकेनिज्म भी फिट किया हुआ था। बेला कहती है कि ये सोचने का समय नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। एरियल कहती है कि शांत हो जाओ, अकेडमी के प्रोफेसर इतने भी वीक नहीं है जो कि इतने से धमाके से मर जाए। एरियल मैजिक का यूज करती है। वो कहती है कि सर्कल से बाहर मत आना। कुछ पल में वो सब लैब के बाहर आ जाते हैं। वो सर्वाइवर्स और रिंग्स को भी अपने साथ बाहर ले आए हैं। बेला कहती
कहती है कि मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। एरियल रिंग्स की ओर इशारा करते हुए कहती है कि अगर हम ये अकेडमी को दिखाएंगे तो उन्हें हमारी बात पर ध्यान देना होगा। अकेडमी के हेडमास्टर को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। वो बताता है कि सर्वाइवर्स को अकेडमी में ट्रीट किया जा रहा है। वो उन सबको ब्रैडली के एक्सपेरिमेंट रोकने पर धन्यवाद करता है। वो रिंग्स को देखते हुए कहता है कि सही में नेशन के बजट से भी ज्यादा कीमती है। एरियल कहती है कि हाँ, और ब्रैडली के पास ये एक नहीं 8 थी। भला उसके पास ये आया कैसे? हेडमास्टर बताता है कि स्टोलन गुड्स है, इन्हें मिड ट्रांसपोर्ट में हाईजैक किया गया था। उस इंसिडेंट में 78 एजेंट्स मारे गए थे। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। एरियल कहती है कि कहीं तुम उस इंसिडेंट की बात तो नहीं कर रहे जो 15 साल पहले हुआ था। हेडमास्टर कहता है कि तुमने ठीक समझा, और ये इंसिडेंट ब्लड ड्रिंकर नाम की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ग्रे कहता है कि ये तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं बेला बताती है कि वो ऐसे पैरासाइट की तरह है जिन्हें कितना भी मार दो वो वापस आ जाते हैं। उन्होंने ही मेरे पेरेंट्स को किल किया है। हेडमास्टर कहता है कि तुमने सही कहा, वो बहुत डेंजरस है। माना जाता है कि 70% क्राइम रिलेटेड डेथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही की जाती है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मुझे पता चले कि उनके कुछ लोग अकेडमी में भी है, पर हम उनके बारे में पता नहीं लगा सकते। अगर अकेडमी को पता भी होता तो अकेडमी फिर भी कुछ नहीं करती। ग्रे कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, वो क्रिमिनल्स है। एरियल बताती है कि अब अकेडमी ऐसे ही ऑपरेट करती है, जिनके पास भी टैलेंट होता है वो इस अकेडमी में ग्रो करता है। फिर उसका ब्लड लाइन, जेंडर, रेस कुछ भी मैटर नहीं करता। हेडमास्टर कहता है कि और इसलिए ये भी मैटर नहीं करता कि वो क्रिमिनल है या नहीं। बेला कहती है कि अगर वो क्रिमिनल है तो हमें उन्हें सजा देनी चाहिए। हेडमास्टर कहता है कि मैं इससे अग्री करता हूँ, पर हायर अप्स ऐसा नहीं सोचते। बेला कहती है कि पर तुम तो हेडमास्टर हो ना। हेडमास्टर बताता है कि मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है, मैं उन पेपर इस अकेडमी का फेस हूँ। सारी पावर हायर अप्स के हाथ में है। अगर तुम सही में जानना चाहते हो कि इस अकेडमी पर कौन रूल करता है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। जितना ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग होगे उतना ज्यादा तुम अकेडमी के ऊपर जा सकते हो, और उतना ज्यादा तुम्हें सीक्रेट के बारे में पता चलेगा। मैं उसका नाम नहीं ले सकता। तुम्हारा अपर क्लासमैन के पास इतनी पावर है कि वो अकेडमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यहाँ तक कि क्रिमिनल्स को एक्सेप्ट करने की पॉलिसी भी उसी का डिसीजन था। ग्रे कहता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग हुए तो हम अकेडमी को चेंज कर सकते हैं। हेडमास्टर कहता है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। वो सोचता है कि एरियल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ब्रैडली को डिफीट कर दे। इसका मतलब इन दोनों स्टूडेंट ने उसे डिफीट किया है। एरियल की डिवाइन आई सही में बहुत शार्प है। मैं वेट नहीं कर सकता कि उसके स्टूडेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ग्रे के ब्रूस और बढ़ गए हैं। वो सोचता है कि तो अकेडमी में पावर रूल करती है, चाहे हमें लिक्विडेटर के बारे में पता लगाना हो और या फिर अकेडमी के सीक्रेट जानने हो, हमें स्ट्रॉन्ग होना होगा। तभी वो देखता है कि कोई उसे किक करने वाला है। वो उस किक को ब्लॉक करता है। वहाँ पर एक स्टूडेंट है। वो कहता है कि तुम तो उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ग्रे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो स्टूडेंट कहता है कि क्या कहा मेरी प्रॉब्लम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तो ऐसे चल रहे हो कि जैसे कि ये जगह तुम्हारी हो। एक स्पेशल स्टूडेंट यहाँ बिलोंग नहीं करता। ग्रे सोचता है कि तो ये उन स्टूडेंट्स में से है जो स्पेशल स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते। वो पूछता है कि क्या तुम फाइट करना चाहते हो? वो स्टूडेंट कहता है कि हाँ मैं करना तो चाहता हूँ, पर मैं उससे भी हेट करता हूँ। वहाँ से एरियल आ रही है। स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, यहाँ पर निगरानी कड़ी है तो मैं उसके ज्यादा पास नहीं जा सका, पर मैं जल्द ही तुम्हारे पास किसी को भेजूंगा, प्रोफेसर ब्रैडली। एरियल पूछती है कि क्या हुआ। ग्रे उसे इंसिडेंट के बारे में बताता है कि वो बताता है कि स्टूडेंट स्पेशल स्टूडेंट को पसंद नहीं करते। एरियल कहती है कि उसके पास ना ही कोई वेपन था और ना ही हमें कोई इंजरी आई है। मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकती, पर तुमने उसे मारा क्यों नहीं? ग्रे कहता है कि क्या मेरा ऐसा करना अलाउड है? एरियल कहती है कि वैसे मैं अलाउ नहीं करती, पर आजकल मैं सही से देख नहीं पा रही हूँ। अगर कुछ होता भी है तो हो सकता है कि मैं इग्नोर कर दूं। ग्रे कहता है कि जाने दो, वैसे भी मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। एरियल कहती है कि ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या डिवाइन आइड स्पेशल स्टूडेंट को इतनी हेट मिलती है? ग्रे बताता है कि हाँ, कभी कभी स्टूडेंट्स हमसे हेट करते हैं, पर ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने मुझ पर फिजिकली हिट किया है। एरियल उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि काश मेरे पास ज्यादा अथॉरिटी होती तो ऐसा नहीं होता। ग्रे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम इस अकेडमी में नहीं होती तो मैं भी यहाँ पर नहीं होता, और वैसे भी बेला और बाकी डिवाइन आइड स्टूडेंट्स ये प्रूव करेगी कि तुम्हारा प्रोग्राम कोई मिस्टेक नहीं है, तुम्हें स्टूडेंट की अच्छी परख है। ये सुनकर एरियल शॉक्ड हो जाती है। वो ग्रे का धन्यवाद करती है। वो कहती है कि मत भूलो कि उन सब स्टूडेंट में से मुझे सबसे ज्यादा तुमसे उम्मीद है। एमी वाइट, लीक मूलर, जेकोब ब्लूमफील्ड, सबके सब टॉप टियर फाइटर्स बनेंगे, पर मुझे लगता है कि तुम्हार में ह्यूमैनिटी को सरपास करने का पोटेंशियल है। ग्रे सोचता है कि ठीक कहा, वो सब लिक्विडेटर को स्क्रैच तक नहीं
दे पाए थे, मैं पास्ट में उसे डिफीट करने आया हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा। इसके कुछ दिनों बाद उनकी स्वॉर्डमैनशिप की लाइव कॉम्बैट प्रैक्टिस शुरू होती है। प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए हैं। ग्रे सोचता है कि मुझे कॉम्बैट प्रैक्टिस में अच्छा परफॉर्म करना होगा, नहीं तो सब स्पेशल स्टूडेंट का और मजाक बनेगा। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसका मैचअप लियोन से है। ग्रे याद करता है कि वो इस ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। प्रोफेसर कहता है कि तुम इसे एक रियल फाइट की तरह ट्रीट करना। वहीं ग्रे सोचता है कि लियोन वैसे ही डिवाइन स्टूडेंट से हेट करता है, वो मुझे मारने के लिए उत्सुक हो रहा होगा। तभी उसके पीछे लियोन को नोटिस करता है। लियोन उससे ईथर बुलेट के इंसिडेंट से इम्प्रेस्ड है। ग्रे को लेकर उसके व्यू चेंज हो चुके हैं। वो कहता है कि हम दोनों फाइट करने वाले हैं, मैं एक्साइटेड हूँ। वो मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं टॉप स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे लॉर्ड ग्रे से फाइट करने का मौका मिल रहा है, मैंने बहुत मेहनत की है। वहीं ग्रे लियोन की स्माइल देखकर सोचता है कि वो मुझे मारने के लिए बहुत खुश है, मानो कि वो इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा हो। कॉम्बैट शुरू होती है, स्टूडेंट्स फाइट करने लगते हैं। लियोन ग्रे से फाइट करता है। ग्रे उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पर अटैक करता है। लियोन कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम रेगुलर तरीके से एडमिशन नहीं ले पाए। वहीं ग्रे सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं जल्दी हार जाऊंगा, पर मैं इससे अच्छी फाइट कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपने दोनों हाथों से भी इसकी रॉ पावर को मैच नहीं कर सकता, मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है, फिर भी ये मुझे अच्छी टक्कर दे रहा है। बाकी स्टूडेंट्स उन दोनों की फाइट देखते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ग्रे लियोन को टक्कर दे रहा है। लियोन कहता है कि मैं तुमसे ऐसे पूरे दिन फाइट कर सकता हूँ। वहीं ग्रे का स्टेमिना कम हो रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि प्रोफेसर हैडकॉट ने उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी थी। वो नोटिस करता है कि लियोन अपने फुल स्टेमिना पर है, उसे जल्द ही मैच एंड करना होगा, नहीं तो वो हार जाएगा। तभी उसे प्रोफेसर की बात याद आती है कि इसे रियल फाइट समझकर फाइट करना। लियोन ग्रे पर अटैक करता है, पर ग्रे उसे डॉज करके अपने लेग से उसके लेग पर हिट करता है। लियोन गिरने लगता है, ग्रे उस पर अटैक करने वाला है। लियोन सोचता है कि तो इस बैटल को एक रियल बैटल की तरह ट्रीट कर रहा है, पर मैं हार नहीं सकता। उन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे की गर्दन पर है। ग्रे कहता है कि ये मैच ड्रॉ होता है। लियोन कहता है कि नहीं, ये ड्रॉ नहीं है, लास्ट मूवमेंट पर सिर्फ मैं अपनी ड्रॉ को ही मूव कर सका, और अगर तुम चाहते तो अपनी स्वॉर्ड मेरे हार्ट में घुसेड़ सकते थे। ये मॉक बैटल थी, इसलिए तुमने अपनी स्वॉर्ड मेरे गर्दन तक ले जाना ठीक समझी। ग्रे कहता है कि हालांकि यहाँ पर प्रोटेक्टिव स्पेल का यूज किया जा रहा है और किसी के हार्ट पर स्वॉर्ड ले जाना ठीक नहीं है। लियोन कहता है कि इसका मतलब मैं हार गया, थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे मॉक बैटल और रियल बैटल में अंतर पता चल गया। तुमने सही किया, फाइटिंग में सिर्फ स्वॉर्ड स्किल्स ही नहीं आती। ग्रे कहता है कि माना रियल बैटल में चीटिंग चलती है। लियोन कहता है कि इंस्ट्रक्टर ने इसे एक रियल बैटल ही कहा था और रियल बैटल में चीटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, तो क्यों ना हम सेकंड राउंड शुरू करें। ग्रे सोचता है कि अगर मैंने अब इससे फाइट की तो इस चीप मूव में नहीं आने वाला। ये फाइट टेक्निक की नहीं बल्कि स्टेमिना की है और इसके पास मुझसे ज्यादा स्टेमिना है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि तुम वहीं रुक जाओ, ये एक स्वॉर्ड क्लास है। किसने कहा कि तुम स्वॉर्ड के अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हो, और वैसे भी एक स्पेशल स्टूडेंट को लियोन से फाइट करने का मौका कैसे मिला। माना कि तुम्हें थोड़ा बहुत मैजिक आता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम महान हो। लियोन कहता है कि प्रोफेसर ने एबिलिटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का मैचअप किया है, तो तुम हमारे बीच में मत आओ। प्रोफेसर कहता है कि हाँ, लियोन ने ठीक कहा, ग्रे ही लियोन को टक्कर दे सकता है। अगर तुम इस मैचअप से सेटिस्फाई नहीं हो तो क्यों ना तुम ग्रे से फाइट करो। ग्रे को डिफीट करने के बाद तुम लियोन से फाइट कर सकते हो। स्टूडेंट कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैंने एग्जामिनर को डिफीट किया था और ग्रे एग्जामिनर को भी डिफीट नहीं कर पाया था। ये सुनकर लियोन सोचता है कि ये भी वही गलती कर रहा है जो मैंने की थी। ये ग्रे को हल्के में ले रहा है। ग्रे को अपनी एबिलिटी दिखाने का ये अच्छा चांस है, पर मैं गुस्सा हूँ, तुमने लॉर्ड ग्रे और मेरी बैटल को इंटरप्ट कैसे किया। स्टूडेंट लियोन को गुस्से में देखकर कंफ्यूज हो जाता है। प्रोफेसर कहता है कि अब तुम सिर्फ स्वॉर्ड का ही यूज करोगे। ग्रे हामी भरता है, उसे लगता है कि ये स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसके पास मुझसे अच्छा स्टेमिना और स्ट्रेंथ है। प्रोफेसर कहता है कि याद रखो कि ये एक प्रैक्टिस क्लास है, फिर भी तुम दोनों 100% देना। फाइट शुरू होती है, स्टूडेंट ग्रे पर अटैक करने आगे बढ़ता है, उन दोनों की स्वॉर्ड टकराती है। ग्रे नोटिस करता है कि उस स्टूडेंट के अटैक बहुत लाइट है। वो अटैक करते हुए सोचता है कि कहीं ये होल्ड बैक तो नहीं कर रहा। वो एक अटैक में उसे धूल चटा देता है। मैच खत्म होता है, वो स्टूडेंट हार चुका है। ग्रे को यकीन नहीं होता कि वो स्टूडेंट इतना वीक है। स्टूडेंट अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है कि वो तो सिर्फ एक तुक्का था, मैं तुमसे दोबारा फाइट करना चाहता हूँ। वो दोबारा फाइट करता है और उसमें भी वो हार जाता है। वो ग्रे से कई सारी फाइट में हारता है। मॉक बैटल एंड होती है। प्रोफेसर लियोन और ग्रे को इस ईयर का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर करता है। ग्रे को रिप्रेजेंटेटिव के बारे में कुछ नहीं पता। प्रोफेसर बताता है कि टॉप फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर के चैंपियन से फाइट करनी होती है और लगता
लगता है 35 साल से टॉप फर्स्ट ईयर इस इंटर बैटल में हार रहे हैं, पर हो सकता है कि ये साल अलग हो। ग्रे हैरान है, वो पूछता है कि क्या सही में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट में इतना पावर गैप है। प्रोफेसर कहता है हाँ, और फर्स्ट ईयर का हारना नॉर्मल बात है, सबको इसकी ही उम्मीद होती है। अगर तुमने डिसेंट फाइट करी तो ये भी बहुत होगा, और अगर तुम जीत गए तो ये कोई मिरेकल से कम नहीं होगा। इंटर बैटल फाइट करना ही ऑनर माना जाता है, तो तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। ग्रे सोचता है कि तो इंटर बैटल इतनी सीरियस चीज नहीं है, फिर भी एज अ स्पेशल स्टूडेंट मुझे खुद को प्रूव करना होगा, मुझे ट्रेन होने की जरूरत है। वहीं फैसिलिटी की मीटिंग खत्म होने वाली है। लास्ट में वो प्रोफेसर पुड्रा के टॉपिक पर बात करते हैं। पुड्रा रिकमेंड करता है कि हमें एमी वाइट को एक्सपेल कर देना चाहिए। एरियल कहती है कि पर ऐसा क्यों, वो एक स्पेशल स्टूडेंट है और वो मेरे अंडर आती है। पुड्रा कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, एमी वाइट अपने थर्ड ईयर एग्जाम में फेल हो गई है और जो भी स्टूडेंट फेल होता है उसे एक्सपेल कर दिया जाता है, पर वो यहाँ रुकी हुई है क्योंकि वो स्पेशल स्टूडेंट है। एरियल कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि उसके टैलेंट को ब्लूम होने को थोड़ा टाइम चाहिए, अभी उसकी बॉडी के बैकलैश बहुत हार्ड है और इसलिए वो अपनी फुल पावर को शो नहीं कर पा रही। अगर ऐसा ना होता तो वो एग्जाम पास कर चुकी होती। एक प्रोफेसर कहता है कि तुम फिर से वो एक्सक्यूज दे रही हो, तुम कब तक ऐसे एक्सक्यूज देती रहोगी। एरियल कहती है कि वो किसी भी समय ब्लूम हो सकती है, पर अगर हमने उसे पुश किया तो हो सकता है कि वो ब्लूम ही ना हो पाए। प्रोफेसर कहता है कि तुम पहले ही ये एक्सक्यूज दे चुकी हो, या तुम चाहती हो कि जो एकेडमी के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता हम उसे सदा के लिए यहाँ पर रखे। एरियल बताती है कि ये एकेडमी एक्सेप्शन टैलेंट को ग्रो करती है, एक गिफ्टेड टैलेंट को यहाँ से निकाल देना क्योंकि वो एकेडमी के सिस्टम में सही नहीं बैठा, ये ठीक बात तो नहीं है। पुड्रा कहता है कि माना पास्ट में डिवाइन आई ने हमें कई टैलेंट दिए हैं, और करंट बैच में फेलियर के अलावा कुछ भी नहीं है। एमी वाइट, बेला और ब्राइट, जैकोब ब्लूमफील्ड, लगता है कि डिवाइन आई में अब वो बात नहीं रही, लगता है कि हमें डिवाइन आई प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर एरियल घबरा जाती है, वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। पुड्रा कहता है कि इसे कई समय पहले एकेडमी की फाउंडर्स काउंसिल्स ने एस्टैब्लिश किया गया था, इसी तरह से हम इसे एबॉलिश भी कर सकते हैं, बस हमें 50% से ज्यादा वोट्स चाहिए। कुछ प्रोफेसर अग्री होता है कि करंट बैच के स्पेशल स्टूडेंट उतने भी इम्प्रेसिव नहीं है। मैंने सुना है कि बेला इम्प्रूव हो रही है, पर फिर भी वो कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं है और उसकी मानक कैपेसिटी के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कई सारे प्रोफेसर डिवाइन आइट प्रोग्राम को अबॉलिश करने पर अग्री होते हैं। एरियल नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कई सारे एंटी डिवाइन प्रोफेसर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये इस प्रोग्राम को बंद करवा देगी। पुड्रा कहता है ये प्रोग्राम बहुत पहले आउटडेट हो गया था, क्यों ना हम इसे बंद कर दे, और या फिर तुम कह रही हो कि तुम अब भी हमसे अच्छा टैलेंट जज कर सकती हो। एरियल सोचती है कि मैं हाँ करना चाहती हूँ, पर अगर मैंने हाँ कहा तो ये और भड़क जाएगी, ये वैसे ही मुझे हेट करता है, पर यहाँ पर कुछ प्रोफेसर है जो डिवाइन आइट प्रोग्राम की केयर करते हैं, अगर मैं उन्हें अपनी साइड चाहती हूँ तो मुझे सोच समझ कर बात करनी होगी। पुड्रा कहती है कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, तुम्हें इतना तो पता ही है कि तुम्हारी प्राइम जा चुकी है। एक प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अगर तुम अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को रेस करना चाहती हो तो तुम अपनी एकेडमी क्यों नहीं खोल लेती। ऐसा कहकर प्रोफेसर हंसने लगते हैं। वहीं एरियल सोचती है कि उन्हें ग्रो होने में थोड़ा समय चाहिए, समय मिलने पर वो खुद को प्रूव करेगी, बस मुझे उन्हें एक्सपेल होने से रोकना है। तब एक प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारा ग्रे के बारे में क्या सोचना है, वो एक स्पेशल स्टूडेंट है, मैंने सुना है कि वो अच्छा कर रहा है। दूसरा प्रोफेसर कहता है कि वो इंटर्न ईयर बैटल में भी पार्टिसिपेट करने वाला है। पुड्रा कहता है कि क्या कहा, तो क्यों ना हम इंटर्न बैटल कंपटीशन को डिवाइनर प्रोग्राम का फैसला डिसाइड करने दे। एरियल हेथकोथ की ओर देखती है, वो सिर हिलाकर मना करता है। एरियल कहती है कि ग्रे की पावर मॉक बैटल के लिए नहीं है, वो किल और बी किल्ड सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करता है। तभी प्रोफेसर कहता है कि तुम फिर से वही एक्सक्यूज ले आई, अगर वो ट्रेनिंग में खुद को प्रूव नहीं कर सकता तो रियल बैटल में क्या खाक प्रूव करेगा। एरियल कहती है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। रूम में शांति हो जाती है। हेडमास्टर कहता है कि इस मीटिंग को यही एंड करते हैं, हम इंटर्न ईयर बैटल में उसकी परफॉर्मेंस को जज करके डिवाइन आइट प्रोग्राम पे फैसला लेगी। मीटिंग खत्म होती है, प्रोफेसर वहाँ से जाने लगते हैं। हीट कोट एरियल को देखता है जो कि अब भी अपनी सीट पर बैठी है, वो अपने स्टूडेंट से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पावर मॉक बैटल के लिए नहीं बनी है, मुझे पता है कि तुम्हें और समय चाहिए, मैं जानती हूँ, पर प्लीज उनकी मदद करो, उन बच्चों की हेल्प करो, उनमें टैलेंट है, उनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करो। इंटर ईयर बैटल का दिन भी आ जाता है। इस ईयर तो स्टूडेंट लियोन की फाइट सेकंड ईयर टॉप स्टूडेंट लुइनल से होने वाली है, और वहीं फर्स्ट ईयर चैलेंजर ग्रे की फाइट सेकंड ईयर चैलेंजर टी-बेल से होने वाली है। ग्रे नोटिस करता है कि ये तो वही लड़का है जिसने मुझे किक मारी थी। इस मैच को देखने के लिए एरिया भरा हुआ है। वहाँ पर प्रोफेसर पुड्रा
भी है। लियोन लुइनल से पूछता है कि क्या हर बार इतने सारे प्रोफेसर यहाँ होते हैं। लुइनल बताता है कि फर्स्ट टाइम है कि मैं इतने प्रोफेसर को यहाँ पर देख रहा हूँ। लास्ट टाइम सिर्फ 3 प्रोफेसर थे, पर आज यहाँ ये सब क्या कर रहे हैं। लियोन कहता है कि लगता है कि सारे प्रोफेसर ग्रे के बारे में क्यूरियस है। वोड्रा कहता है कि सही कहा, हम स्पेशल स्टूडेंट की फाइनल बैटल देखने आए हैं। ये सुनकर स्टूडेंट कंफ्यूज है। वहीं ग्रे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वोड्रा कहता है कि तो तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि डिवाइनाइट क्लास को बंद किया जा रहा है। ग्रे एरियल से पूछता है कि क्या ये सच है। एरियल सोचती है कि अगर मैंने ग्रे को सच बताया तो उस पावर का यूज करके इस बैटल को जीतने की कोशिश करेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो वो मर भी सकता है। वो कहती है कि वोड्रा तुम्हारे फोकस को लूज करने की कोशिश कर रहा है, तुम खुद पर ध्यान दो और फाइट करो। ग्रे उसके काप के हाथ को देखकर समझ सकता है कि वोड्रा सही कह रहा है। वो एरियल से कहता है कि ठीक है प्रोफेसर। वहीं वोड्रा कहता है कि तुम्हारे हारने के बाद सबको पता चल जाएगा कि डिवाइनाइट किसी भी काम की नहीं है। ग्रे कहता है कि मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम प्रोफेसर एरियल की जजमेंट को कमाकने की कोशिश मत करना। वोड्रा कहता है कि उसकी आई ने तुम्हारे में ऐसा देखा क्या है। एरियल को छोड़कर सबको पता है कि तुम हारने वाले हो। ग्रे कहता है कि मैं तुम सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा। वोड्रा ग्रे से चिढ़ जाता है। फाइट शुरू होने वाली है। एरियल सोचती है कि ग्रे क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो लूनियल से फाइट कर रहा होता तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते, पर उसका अपोनेंट डीबेल है। राइली ने उसकी ब्रेन की सर्जरी की है, जिससे उसके रिफ्लेक्सेस कई स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। वो ग्रे के लिए वर्स्ट अपोनेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस पावर को यूज करने की सोच रहा हो। एरियल कहती है कि ग्रे तुम मेरी चिंता मत करो, तुम खुद को ज्यादा पुश मत करना। ग्रे स्माइल करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो। इसके बाद लियोन और लूनियल का मैच शुरू होता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि वुंड्स को रोकने के लिए हमने इस अरीना को प्रोटेक्टिव मैजिक से रैप्ड किया है। इस बैटल को एक रियल बैटल की तरह फाइट करना। मैच शुरू होता है। लियोन लूनियल की ओर अटैक करने आगे बढ़ता है। वो दोनों ब्लो एक्सचेंज करते हैं। लूनियल लियोन पर अटैक करता है। लियोन उसे डॉज करते हुए ग्रे की चीप ट्रिक का यूज करता है, पर लूनियल उस अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं लियोन सोचता है कि लगता है कि मैं ग्रे की तरह फाइट नहीं कर सकता। लूनियल कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं तुमसे बहुत कमजोर था, तो चलो रियल फाइट शुरू करते हैं। लूनियल लियोन पर अटैक करने लगता है। वो लियोन को कॉर्नर कर देता है। लियोन के पीछे मैजिकल बैरियर है। लूनियल अटैक करता है। उसकी सोड लियोन की गर्दन पर है। मैच खत्म होता है। लूनियल इस मैच को जीत चुका है। लियोन अरीना से उठता है। वो ग्रे को उसके मैच के लिए गुड लक कहता है। ग्रे सोचता है कि मुझे खुद को प्रूव करना होगा। यहाँ आने से पहले मैंने कई मॉन्स्टर से फाइट करी है। उसे याद आता है कि मैं ये फाइट जीत सकता हूँ। वहीं उसके सामने डिबेल है। वो कहता है कि प्रोफेसर ब्रैडली तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं इसे तुम्हारे पास हेल में भेज दूंगा। दोनों फाइट शुरू करते हैं। ग्रे डिबेल पर अटैक करता है। डिबेल एक अटैक में उसे दूर कर देता है। ग्रे नोटिस करता है कि यह अटैक बहुत हैवी था। वो याद करता है कि प्रोफेसर एरियल ने उसको बूस्टेड रिफ्लेक्स के बारे में बताया तो था। मैं उसके ऊपर कोई चीप ट्रिक भी पुल नहीं कर सकता। मैं इसे डिफीट कैसे करूँ? हाँ, मैं उस स्किल का यूज कर सकता हूँ। वो याद करता है कि एरियल ने उसे उस पावर का यूज करने को मना किया है। वो बताती है कि तुम मर भी सकते हो। टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट है, पर ये तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और वैसे भी डिफेंसिव बैरियर तुम्हारी पावर को होल्ड नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि तुम अपने अपोनेंट को भी जान से मार दो। ग्रे सोचता है कि मैं किसी स्टूडेंट की जान नहीं ले सकता। वो दोनों फाइट कर रहे हैं। वो नोटिस करता है कि हल्के में फाइट कर रहा है। डिबेल उस पर अटैक करता है। उसकी स्वॉर्ड ग्रे के आई के पास है। ग्रे सोचता है कि मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, और फिर भी सही समय पर वो खुद को डॉज कर लेता है। वो समझ जाते हैं कि डिबेल ने जानबूझकर उस अटैक को स्लो कर दिया था। तभी प्रोफेसर एलियट डिबेल में कुछ नोटिस करती है। प्रोफेसर ब्रैडली ने डिबेल में वो सेम पावर इम्प्लांट की है, और डिबेल उसी को यूज करने वाला है। प्रोफेसर आपस में बात करते हैं कि ये तो वन साइडेड मैच है। डिबेल जब चाहे इस मैच को खत्म कर सकता है। वो उसके संग खेल रहा है। वो डिवाइन स्टूडेंट ग्रे का मजाक उड़ाने लगते हैं। एरियल फाइट को रुकवाने को कहती है। वो बताती है कि ये फाइट डेंजरस है। रूम कहता है कि मोक बैटल कब से डेंजरस हो गई। एक प्रोफेसर कहता है कि ये एरिया प्रोटेक्शन स्पेल से कवर है, ये कोई भी खतरनाक अटैक को खुद ही रोक लेगा, और इसलिए यहाँ स्टूडेंट अपनी फुल पावर पर फाइट कर सकते हैं। एरियल उन्हें वार्न करती है, और तभी डिबेल डार्क फ्लेम की पावर का यूज करके ग्रे पर अटैक करता है। ग्रे उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो देखता है कि उसके अटैक ने अरीना के साथ साथ प्रोटेक्टिव बैरियर को भी काट दिया है। प्रोफेसर डारूम ये देखकर हैरान है। एरियल कहती है कि मैंने तुम्हें पहले इस मैच
स्मैश को रोकने को कहा था। वो अपने बाइंडिंग मैजिक से डिबेल को कंट्रोल करने की सोचती है पर उसका बाइंडिंग मैजिक बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाता। वो कहती है कि यह इमरजेंसी है, जल्दी इस बैरियर को डिसेबल करो, इस टूर्नामेंट को कैंसिल करो, ये कोई मॉक बैटल नहीं है। वो ग्रे को वहाँ से भागने की कहती है और वहीं ग्रे सोचता है कि अगर मैंने इसे अपनी बैग दिखाई तो मैं जान से मारा जाऊंगा। स्टूडेंट्स पैनिक होने लगते हैं और वहीं प्रोफेसर हीटकोट सोचता है कि इस स्पेल को तोड़ने में कम से कम 30 सेकंड्स तो लग ही जाएगी। लगता है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे लगा कि तुम ये कर सकते हो ग्रे। वो कहता है कि अपनी बॉडी और स्वॉर्ड को एक समझो, सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को ही स्विंग मत करो, अपनी बॉडी के संग स्वॉर्ड को मूव करो। ग्रे सोचता है कि अगर प्रोफेसर को ऐसा लगता है तो मैं ये कर सकता हूँ। वो फोकस करता है और खुद को एक सिंगल ब्लेड समझता है। ईबल उस पर अटैक करता है। अटैक ग्रे को हिट करने वाला होता है और तभी ग्रे वहाँ से गायब होकर डिबेल के पीछे आ जाता है। वो सोचता है कि क्या डिबेल सही में इतना स्लो है, नहीं मैं फास्ट हो गया हूँ। वो डिबेल पर अटैक करता है। प्रोटेक्टिव फोर्स डिबेल को सेव करने की कोशिश करती है पर प्रोटेक्टिव फोर्स ब्रेक हो जाती है और डिबेल दूर जाकर गिरता है। प्रोफेसर डारूम हैरान है कि उसने डिफेंस को तोड़ दिया। प्रोफेसर को डिबेल की चिंता होने लगती है। उसके लिए मैट टीम को बुलाया जाता है। वो देखता है कि डिबेल एक मॉन्स्टर बन गया है। एरियल कहती है कि ये फाइट खत्म नहीं हुई है। डिबेल ग्रे पर अटैक करता है। डार्क एनर्जी ने पूरे अरीना को घेर लिया है। प्रोफेसर डारूम हैरान है। एरियल को पता चलता है कि बैरियर बंद होने में अभी 10 सेकंड और लगेगी। ग्रे डिबेल से फाइट कर रहा है। वो नोटिस करता है कि डिबेल ह्यूमन नहीं है। वो खुद से कहता है कि मैं भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ। वो डिबेल के पीछे जाता है और तभी डिबेल उस पर अटैक करता है। ग्रे के मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है कि अगर मैंने इसे अभी हिट नहीं किया तो मैं गया काम से, मुझे पावर की जरूरत है। वो पावर का यूज करता है और डिबेल के दोनों हाथ काट देता है। डिबेल जमीन पर गिरता है। उसके हैंड में से एनर्जी निकलने लगती है। एरियल नोटिस करती है कि बैरियर हट चुका है। वो बेंडिंग मैजिक से डिबेल को पकड़ती है। तभी ग्रे की बॉडी में पेन होता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। एरियल उसे हील करने लगती है। वो बाकी प्रोफेसर को ग्रे को हील करने को कहती है। उस समय में ही ग्रे की बॉडी हील हो जाती है। ग्रे एरियल को उसकी सोल चेक करने को कहता है। एरियल नोटिस करती है कि इतनी पावर यूज करने के बाद भी उसकी सोल पर एक स्क्रैच नहीं आया है। ग्रे पूछता है कि मेरी बॉडी कैसी है। एरियल बताती है कि हीलिंग मैजिक ने तुम्हें हील कर दिया है। हीथकोट कहता है कि लगता है कि हमने ब्लैक लैश को मैनेज कर लिया। एरियल गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें ब्लैक लैश की पड़ी है, ग्रे इस फाइट में मर सकता था। हीथकोट कहता है कि पर हीलिंग मैजिक ने इसे हील कर दिया, खैर अंत में इसे खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। एरियल कहती है कि पर उसमें अभी समय है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि कुछ ऐसा होने वाला है। वो इंस्ट्रक्टर से पूछती है कि ये मैच कौन जीता। इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि ग्रे इस मैच को जीत चुका है, उसने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हीथकोट कहता है कि स्पेशल स्टूडेंट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर जीत और हार मैटर नहीं करती। इस फाइट को देखने के बाद सबको डिवाइन नाइट की जजमेंट पर यकीन हो गया होगा। हेडमास्टर कहता है कि सही कहा, हम श्योर है कि डिवाइन नाइट सही थी। अब कोई भी डिवाइन नाइट प्रोग्राम को बंद करने की बात नहीं करेगा। एक प्रोफेसर कहता है कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने इसे बंद करने को कंसीडर किया, अभी हम इतने टैलेंटेड स्टूडेंट को एक्सपेल कर देते। एरियल ग्रे को धन्यवाद करती है। एक प्रोफेसर कहता है कि जिसने भी डिवाइन नाइट प्रोग्राम को बंद करने को कहा था उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सारे प्रोफेसर डारूम की ओर घूरने लगते हैं। डारूम और उसकी गैंग के पास कोई जवाब नहीं है।